गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फाइनल लॉ की मैं 1 ईयर अमेंडमेंट क्लास लेने जा रहा हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, द टाइटल इज़ वेरी क्लियर, सीए एंड सीएमए फाइनल लॉ। तो ये सीए सीएमए दोनों स्टूडेंट्स के लिए, इट इज़ फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स एंड न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस के लिए भी है और न्यू सिलेबस के लिए भी है। इट इज़ फुल 1 ईयर अमेंडमेंट, इनफैक्ट 1 से भी ज़्यादा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने बैचेस के हैं, जैसे 2017, 18, 19 वगैरह, तो एकदम पुराने से पुराना अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर कवर्ड किया जा रहा है। तो दिस इज़ द मैसिव अमेंडमेंट क्लास। देर इज़ अ शॉर्ट वीडियो ऑल्सो, 1 घंटे वाला। जिन स्टूडेंट्स ने जैन टू मार्च 2020 वाला जो बैच हुआ था, एकदम लेटेस्ट, जो अभी 2020 में हुआ था, जैन टू मार्च, वो वाला क्लासेस लिया है, उन्हें ये अमेंडमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अलग से एक अमेंडमेंट बनाया हुआ है, उसमें अराउंड 17 पेजेस के नोट्स होंगे और लिंक वगैरह भी होगा, और वो यूट्यूब में डाला हुआ भी है, तो उनको वो देखना, उनको ये नहीं देखना। दिस इज़ फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स जिनको पूरा अमेंडमेंट्स एक बार में चाहिए, उनके लिए। तो ये फुल 1 ईयर से भी ज़्यादा का अमेंडमेंट कवर्ड है, सीए सीएमए दोनों के लिए, न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए। नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, 38 पेजेस के नोट्स हैं, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। करेक्ट है? तो अभी इसमें मैं सब कराऊंगा, कंपनी लॉ, सेबी और इकोनॉमिक लॉज, स्पेशली आईबीसी कोड, वो सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर कवर होने जा रहे हैं। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, आपको ऊपर नोट्स के, ये देखो नोट्स हैं, ये रहे, ये 38 पेज के नोट्स हैं। इस तरह से नोट्स के हेडर में आप देख लो, ऊपर लिखा है ना मैंने, क्लियर सीए सीएमए फाइनल लॉ बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस 1 ईयर अमेंडमेंट्स। तो एवरीथिंग इज कवर्ड। आगे बढ़ने के पहले 3 यूट्यूब वीडियोस मैंने पहले डाले थे, वो भी अगर आप देख लोगे तो आपको यूजफुल रहेगा। कौन सा? सीए फाइनल का प्रिपरेशन एंड रिविजन स्ट्रेटजी, सीएमए फाइनल का रिविजन स्ट्रेटजी, और फिर ये फेमा के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स ऐड हुए थे, ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट्स, उनका मैंने अलग अलग अमेंडमेंट तो डाला ही था, इसके अलावा कंबाइन करके एक 9-10 घंटे का वीडियो है, वो भी डाल दिया है, तो उसी का लिंक है। तो फेमा वाला जो अमेंडमेंट है, ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट, वो सीएमए के स्टूडेंट्स को नहीं करना है, दैट इज ओनली फॉर सीए, वो सीएमए वालों को नहीं करना है। करेक्ट? नाउ अभी अमेंडमेंट्स में जैसे कि 3 पार्ट होंगे। कंपनी लॉ मैं आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं है, बिकॉज ये वीडियो तुम सारे तमाम स्टूडेंट्स को है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने 2020 के पहले क्लासेस करी थी, चाहे मेरे पास या अपने आप घर में पढ़ा था, जो भी। तो इसमें बहुत कुछ है इस वीडियो में, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और मैं पूरा इत्मीनान से, कोई मेरे को हड़बड़ी नहीं, मैं इत्मीनान से एकदम धीरे धीरे आपको सब समझाऊंगा और अमेंडमेंट बताऊंगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? और नोट्स जो देख रहे हैं आप बोर्ड पे, वो आपको लिंक नीचे दिख रहेगा डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट है? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी लॉ वाले अमेंडमेंट्स करेंगे। तो कंपनी लॉ में जो अमेंडमेंट्स आए थे, एक तो 2017 में आया था, वो तो बहुत पुराना हो गया, वो तो कर ही चुके हो। उसके बाद 2019 में आया था अमेंडमेंट कंपनी लॉ के अंदर। पहले तो 2018 के एंड से ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आ रहा था, फिर फाइनली 2019 में वो अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आ चुका था। तो वही मेन है जो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर एक नया आया है अभी, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, वो भी पढ़ना है क्या? अगर आप नवंबर 20 या अगर आप मई 21 में एग्जाम दे रहे हो, तो वो आपको कतई नहीं पढ़ना है। मैंने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का भी वीडियो बनाकर पूरा डिटेल यूट्यूब में डाल दिया है। उसमें 2 ही मेन चीज़ें हैं कि पेनल्टीज़ वगैरह सारी चेंज की गई हैं, कई जगहों पर रिड्यूस की गई हैं, कम की गई हैं, और दूसरा प्रोड्यूसर कंपनी चैप्टर नया इंक्लूड किया गया है इन द न्यू कंपनी लॉ पर, क्योंकि वो सीए के सिलेबस से एक्सक्लूड है, तो ना आपको पुराना पढ़ना है ना आपको नया पढ़ना है। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 तो आपको मई 21 एग्जाम तक के लिए पढ़ना ही नहीं है। ओके, अब यहाँ कंपनी लॉ के जो अमेंडमेंट्स है एक एक करके पिकअप कर रहे हैं, है ना। ये सबसे पहले डायरेक्टर्स, लेट मी गिव यू बैकग्राउंड। डायरेक्टर्स का पहला सेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है 149। 149 में अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स हैं।
मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर सेक्शन 149 भी है और सेक्शन नंबर 150 भी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर 1 दिसंबर 2019, ओके, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, देखो मेरे हाथ के बगल में, देखो अभी ग्रीन कलर किया है, देखो दिख रहा है। 1 डे ऑफ दिसंबर 2019 को ये अमेंडमेंट आया था और इन्होंने बोला कि वो लोग जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं किसी कंपनी में या ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको अपना नाम एक नए डेटा बैंक के अंदर इंक्लूड कराना पड़ेगा कंपलसरी। ये डेटा बैंक कौन मेंटेन कर रहा है? IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मनेसर, हरियाणा, ठीक है। तो IICA इज मेंटेनिंग एन एक्सक्लूसिव डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी हैं या बनने जा रहे हैं, उन्हें अपना डेटा उसमें इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा उसमें 3 ऑप्शन है, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। वो फीस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप फीस कम दोगे तो 1 साल, ज़्यादा दोगे 5 साल, और ज़्यादा दोगे लाइफ टाइम, ठीक है। तो आपको उसमें फीस देना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और फिर 1 साल के अंदर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा घर से, ऑफिस से बैठे बैठे, जिस एग्जाम को कहते हैं ऑपसैट, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऑपसैट एग्जाम। ये ऑपसैट एग्जाम बेसिकली देखो तो ओपन बुक टाइप का, बिकॉज आप अपने घर से बैठे बैठे दोगे और रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसमें पास परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, 60% है। हमारी तो आदत हो गई है 40 मार्क्स पासिंग, यहाँ 40 मार्क्स नहीं है, 60% चाहिए तब आप पास होगे, ओके ना। 1 साल 5 साल का अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो बार बार रिन्यू कराना पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम का ही एक बार में रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो फिर रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के सिलसिले में है ये, देख लो ज़रा। ये आए थे अमेंडमेंट 1 दिसंबर 19 को। रूल नंबर, ये देखो मेरा हाथ जहाँ पर पॉइंट कर रहा है, रूल नंबर 6, रूल 6 बोलता है हर वो इंडिविजुअल जो ऑलरेडी 1 दिसंबर 2019 को किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसे 7 महीने के अंदर अपने आप को डेटा बैंक में रजिस्टर कराना पड़ेगा। पहले ये 3 महीने का समय दिया था इन्होंने, फिर बढ़ा के 5 महीने, फिर 7 महीने, फिर 10 महीने, फिर 13 महीने, अभी लेटेस्ट 13 महीने चल रहा है। पर अगर आप नवंबर 20 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको याद रखना है 7 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि नवंबर 20 या दिसंबर 20 में आप जानते हो कि जो अमेंडमेंट्स है वो 6 महीने पहले तक के अप्लाई करते हैं। तो फॉर नवंबर दिसंबर 20 यू विल रिमेंबर कि 7 महीने के अंदर अपने आप को उन्हें डेटा बैंक में रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जो न्यू हैं, जो बनने जा रहे हैं, उनको भी कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन 1 साल का होता है या 5 साल का होता है या लाइफ टाइम का होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी फीस अभी देना चाहते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली डिन ले रखा है, जिसके पास अभी तक डिन नहीं है, इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन, जिसके मतलब जो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भी नहीं और बनना अभी बन भी नहीं रहा है किसी में, पर वो पहले से ही चाहे तो अपने आप को इसमें रजिस्टर करा सकता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रिन्यू कराना पड़ता है, रिन्यूअल। अगर आपने 1 साल या 5 साल का लिया है तो रिन्यूअल है, अगर आपने एक ही बार में लाइफ टाइम की फीस दे दी है तो आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, ओके। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपने कंपनियों में, एक जिन कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है शेड्यूल 4 का। कंपनी लॉ में 7 शेड्यूल है, शेड्यूल 4 का कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो उसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो वो देंगे अपनी अपनी कंपनीज में। उन्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम का नाम है ऑपसैट, जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये एग्जाम कब देना है? आपने जब अपना नाम डेटा बैंक में डलवाया वहां से 1 साल के अंदर आपको ये देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक है ऑपसैट एग्जामिशन, ये आ सकता है एग्जाम में, ऑपसैट एग्जामिशन। वो लोग जो बड़े कंपनियों में, बड़े कंपनी बोले तो देखो मार्क कर रहा हूँ, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, नंबर सी ये नया ऐड हुआ लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, या नंबर बी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़। ये बड़े बड़े कंपनियों में अगर आप 10 साल तक डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हो तब आपको ऑफसेट एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये एग्जाम्शन है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बोला कि मान लो कोई बंदा है जो 5 साल एक लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर था ही,
एंड साइमल्टेनियसली एक दूसरे लिस्टेड कंपनी में भी डायरेक्टर था। मतलब आप साइमल्टेनियसली 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे, 2 बड़े बड़े कंपनियों में डायरेक्टर थे 5 साल के लिए। तो बोला उसको 5 और 5 गिन के 10 साल नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो 5 ही साल गिना जाएगा। आप 10 साल मतलब टोटल 10 साल, ये नहीं होना चाहिए कि मैं 5 साल यहाँ भी कर लिया 5 साल यहाँ भी कर लिया, तो फिर तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैं 1.5 साल तक आर्टिकलशिप किया 2 सीए फर्म में, एक सीए फर्म में मैं सुबह जाता था 8 घंटे, फिर दूसरे सीए फर्म में मैं रात को जाता था 8 घंटे, तो 1.5 साल के अंदर मेरा 3 साल का आर्टिकलशिप हो गया। तो वैसा ज्ञान तो हो ही नहीं सकता ना, वैसा ही यही है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, पर इन्होंने फिर भी मतलब बता दिया, ठीक है, कि कोई इसमें डाउट ना करे। वरना फिर कोई बोलेगा कि मैं 10 कंपनियों में डायरेक्टर था एक साथ, तो एक ही साल में मेरा 10 साल हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कौन से इंस्टीट्यूट डेटा बैंक मेंटेन कर रहा है? ये रहा नाम, IICA, हरियाणा में, मनेसर में। पासिंग परसेंटेज 60 है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं, आप जितने भी अटेम्प्ट्स चाहे ले सकते हो। इट्स अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट यार। ये देखो ऑफसेट का फुल फॉर्म क्या है, कई जन घबराते हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा। इट्स अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब भी आपको खुद चेक करना है बैठ के, तो वहीं पे वो ऑनलाइन चेक हो जाता है। ओके, इट्स जस्ट मैं क्या बोलूँ, एक हल्का सा फॉर्मेलिटी है जिसके थ्रू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को थोड़ी नॉलेज वगैरह उनकी ब्रशअप कर दी जाएगी, दैट्स ऑल। अच्छा, ये नेक्स्ट, ये एक टेम्पोररी अमेंडमेंट है, आना हुआ तो नवंबर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। टेम्पररी अमेंडमेंट है, इसको अपने बोलेंगे कोविड अमेंडमेंट। ओके, ये आप तभी यूज करना इफ आस्क्ड इन एग्जाम, अगर वो लोग पूछे तो आपको बोलना है, वरना आपको जबरदस्ती अपना कोरोना का ज्ञान नहीं लगाना है। हम जानते हैं कि 4-5 ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेना पड़ेगा इन अ फिजिकल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग 2 तरह की होती है, बोर्ड मीटिंग 2 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल मीटिंग वेयर पीपल मीट, और दूसरी होती है वर्चुअल मीटिंग, मतलब वीडियो, ऑडियो वीडियो मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो कंपनी लॉ में ये 4-5 मैटर्स बताए हुए होते हैं ना, ये तो अपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन 4-5 मैटर्स के लिए जो मीटिंग होनी चाहिए, इट शुड बी फिजिकल बोर्ड मीटिंग। फिजिकल बोर्ड मीटिंग का मतलब होता है कि कम से कम कोरम जितने डायरेक्टर्स फिजिकली मौजूद होने चाहिए। तो कोरोना के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू करके रिलैक्सेशन दे दिया। तो इट्स अ सर्कुलर, ओके, इट्स नॉट इवन अ नोटिफिकेशन। ये इनफैक्ट मेरे आने वाले फ्यूचर बुक्स में ये रहेगा भी नहीं, बिकॉज ये टेम्पोररी अमेंडमेंट है। तो गवर्नमेंट ने पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि अप्रैल से 30 जून तक, फिर 30 जून को एक्सटेंड करके इन्होंने 30 सितंबर किया था, फिर 31 दिसंबर भी कर दिया है कि ये पीरियड में जबकि कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं है। आप इन मैटर्स को भी फिजिकल बोर्ड मीटिंग से ना करके वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अभी तो फिलहाल इन्होंने एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया है, पर तुम्हें उतना याद रखना, तुम्हें याद रखना है 30 जून तक, कि 30 जून तक, जैसे एग्जाम में नवंबर 20 में जब तुम एग्जाम देने बैठे, दे हैव अ क्वेश्चन कि ड्यू टू द प्रिवेलिंग कोरोना वायरस सिचुएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुड नॉट होल्ड द मीटिंग फिजिकली for the purpose of approval of financial statements and the board report. Hence, on 20th May, they decided to hold a virtual meeting through audio visual means and approve the financial statement and board report. Can they do so? Yes. Yes. तो तुम्हारे एग्जाम में वही आएगा 30 जून तक, अप्रैल से 30 जून तक जो भी मीटिंग्स हुई हैं बोर्ड मीटिंग, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगा तो भी चलेगा। अब देखो ये कोरोना का अमेंडमेंट है, टेम्पररी अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये अगर वो बोले हैं एग्जाम में तुमको कि भाई कोरोना है, कोविड, ऐसा कुछ बोले तब आप ये यूज करो, वरना आप ये यूज मत करो। इससे जो मेन कंपनीज एक्ट है वो चेंज नहीं होता है, ना उसके रूल्स चेंज होते हैं। ये एक सर्क्यूलर है, एकदम टेम्पररी सर्क्यूलर है, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, वो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ना बात? ओके। अच्छा, अब ये देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट, सेक्शन नंबर कौन सा है अपना? 188। 188 बोले तो कौन सा होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तुम लोग देख रहे हो कि मैं बहुत धीरे धीरे समझा के पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझना मेन चीज़ है ताकि घर में फिर कोई डाउट नहीं आए, ठीक है। तो मैं अपनी स्लो स्पीड से ही डिस्कस करते हुए जा रहा हूँ। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में 188 के अंदर
7 तरह के ट्रांजैक्शंस थे और उनका कुछ थ्रेशोल्ड भी होता है, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, 50 करोड़, 100 करोड़, इस तरह के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो सारे थ्रेशोल्ड्स को चेंज कर दिया। ये रहे थ्रेशोल्ड्स, मेरी बुक में यही होंगे, आपने देखे भी होंगे, करेक्ट है। तो ये थ्रेशोल्ड के अंदर से ना जहाँ जहाँ भी वो 100 करोड़ 50 करोड़ था वो उड़ा दिया। तो अभी थ्रेशोल्ड कितना सिंपल है, देखो पहले वाला है 10% ऑफ टर्नओवर, फिर 10% ऑफ नेटवर्थ, फिर 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर, फिर 2.5 लाख और फिर 1% ऑफ नेटवर्थ। तो बीच बीच में जो 100 करोड़ 50 करोड़ आ रहे थे उसको हटा दिया है। क्लियर ना एकदम, ये देख लो। तो थ्रेशोल्ड चार्ट थोड़ा सा अपना चेंज हो गया है। फिर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट और है, छोटा सा मैं दिखा देता हूं क्या अमेंडमेंट है, देख लो इधर। ये आपको येलो कलर दिख रहा है, येलो किया हुआ, ओनली दिस मच इज द अमेंडमेंट, वेरी सिंपल अमेंडमेंट। सर क्या अमेंडमेंट है, बता रहा हूं मैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने के लिए बोर्ड, एक बार कीबोर्ड देना। हेलो, हाँ, तो एक बार मैं याद दिला देता हूँ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम लोगों को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, पर सेक्शन 188 के सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो में, कोई प्रॉब्लम, 188 के 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो में ही बोला हुआ है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए, थ्रेशोल्ड मतलब यही जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको बीआर के साथ साथ ओआर भी पास करना पड़ेगा। ओआर का मतलब होता है, ये देखो फुल फॉर्म देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और सेकंड प्रोवाइजो में यही बोला हुआ है कि जब जनरल मीटिंग में ओआर पास हो रहा होगा ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो इफ द रिलेटेड पार्टी इज ऑल्सो अ शेयर होल्डर, तो वो वोट नहीं कर सकता। करेक्ट है। अब इसमें गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन है, और पहले क्या था अब क्या है, इसमें है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी अगर एक दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली बोथ हैव द सेम पेरेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर एक गवर्नमेंट कंपनी एक दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वहां पे फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब अगर ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड पार कर रहा है तो भी, अगर ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड पार कर भी रहा है तो आपको ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। अब उसमें इन्होंने ऐड कर दिया है कि गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी अगर दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सीजीएसजी के साथ भी कोई सौदा करे तो वहां पे भी ओआर पास नहीं होगा, सिर्फ बीआरई पास होगा। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया। नेक्स्ट, ये अमेंडमेंट 2020 में इस साल में आया था जब बैच चल रहा था तब का। पहले नियम ये हुआ करता था कि एनी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, अगर उसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको एक होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा। तो उन्होंने वो लिमिट बढ़ा दी, ठीक है। उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है उनको होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी बोलने का कोई था भी नहीं, बिकॉज रूल नंबर 8, यहाँ रूल 8 लिखा हुआ है, रूल नंबर 8 जो सेक्शन 203 में, उसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ है तो उनको सीएस रखना ही पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी के लिए बोलने का कोई सेंस था नहीं। सो दे सेड एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, दे हैव टू हायर अ होल टाइम सीएस। नाउ दिस वन कम्स एज अ बैड न्यूज फॉर सीएस। जो कंपनी सेक्रेटरीज है उनके लिए ये एक बैड न्यूज है, छोटा सा, ठीक है, पर उनके लिए गुड न्यूज भी आया। सेक्रेटेरियल ऑडिट का सेक्शन क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन होता है 204। सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब सीएस विल डू द ऑडिट ऑफ द कंपनी टू चेक वेदर द कंपनी हैज फॉलोड ऑल द लीगल कंप्लायंसेस और नॉट। तो इसमें पहले 3 तरह की कंपनियां कवर्ड थी, ए बी सी, 3 तरह की कंपनी थी। लिस्टेड कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, या फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है। अब इसमें इन्होंने ऐड कर दिया एक नया पॉइंट, एवरी कंपनी बोले तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक, अगर उसका लोन्स एंड बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे अधिक है तो उनको सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। तो इससे सेक्रेटरी ऑडिट का दायरा बढ़ गया, क्योंकि अब इन्होंने बोला एवरी कंपनी, यानी प्राइवेट हो या पब्लिक जो भी, और एक एक्स्ट्रा थ्रेशोल्ड आया कि लोन्स अगर 100 करोड़ के ऊपर है
तो ये आपको सेक्युलर कराना पड़ेगा। तो दैट वाज अ गुड न्यूज़। ओके, तो ये CS लोग के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आया, पर पढ़ना तो सभी को है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आपको दिखेंगे बहुत ही मामूली अमेंडमेंट्स है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा आए थे। इतना बड़ा बड़ा जो देखने में लग रहा है, बड़ा कुछ नहीं है सर। उसमें अमेंडमेंट की जो लाइन है देखो, वो मैंने रेड कलर या कुछ हाईलाइट कर रखा होगा। ओके, ये सबसे पहले आप देख लो सेक्शन 212। ये याद दिलाता हूँ, भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसका नाम था SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे CBI होता है, CBI पॉलिटिकल स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, वैसे ही SFIO जो है ये कॉरपोरेट स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। तो 212 इज अबाउट SFIO कि SFIO की तरफ से एक ऑफिसर जाएगा, चेक करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, ये सारे अमेंडमेंट 2019 वाले अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे। आई विल हाईलाइट ये वर्ड, ये ऐड हुआ कि एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ SFIO, वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है। बस यही एक लाइन का अमेंडमेंट है, ठीक है। फिर बोला द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर 212 का 8, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ क्या लिखा है 9 में, द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर 212 का 8 शैल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट के बाद कॉपी ऑफ द ऑर्डर वगैरह SFIO को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। फिर स्पेशल कोर्ट जांच करता तो उसमें ऐड हो गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको स्पेशल कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है। सर स्पेशल कोर्ट क्या होता है? अरे हमारे यहाँ जो सेशंस कोर्ट होते हैं ना, सेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को बोलते हैं सेशंस कोर्ट। उसी को कंपनी लॉ में स्पेशल कोर्ट बोल के नॉमिनेट किया जाता है। तो स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। तो बस यहाँ ये कुछ शब्द डाले गए हैं, उसी को लेके अमेंडमेंट था, बियॉन्ड दैट और कुछ नहीं, ठीक है। फिर एक नया ऐड हुआ यहाँ पर, ये सेक्शन आप देख रहे हो, ये नया ऐड हुआ है 212 का 14A है शायद, करेक्ट। ओके, ये नया इंसर्ट हुआ था। मैं एक बार 14A नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 212 में ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो ना, ये एक नया ऐड हुआ था। इसमें ये बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर है वो एक रिपोर्ट बनाएगा। जैसे हम लोग ऑडिट करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, वैसे ही रेड हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी तो बनेगी। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अगर किसी इंसान का नाम है, डायरेक्टर, KMP, ऑफिसर्स वगैरह जो कि कंपनी में फ्रॉड किए हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT को गुजारिश करेगा कि उनको ऑर्डर दिया जाए कि उन लोगों से हम लोग वसूली कर सकें, डिसगॉर्जमेंट, ठीक है। कि जो भी बंदा फ्रॉड में लिप्त था उससे, उसने जितना भी पैसा बनाया फ्रॉड से, वो उससे निकलवाया जाए। मैं लाइन कर रहा हूं, हाँ। वेयर द रिपोर्ट अंडर सो एंड सो, ये बेसिकली ऊपर लिखे हुए सेक्शंस ही हैं। इंटरिम रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन, उससे साबित होता है कि फ्रॉड हुआ था और उस फ्रॉड की वजह से डायरेक्टर, KMP या अदर ऑफिसर्स या कोई और पर्सन और एंटिटी को अनड्यू एडवांटेज हुआ है, ठीक है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT के पास एप्लीकेशन करेगा और बोलेगा कि हमें आदेश दीजिए कि हम इनसे डिसगॉर्जमेंट करवा सकें उन असेट्स का जो इन्होंने फ्रॉड से बनाया है। तो जो भी डायरेक्टर, KMP, ऑफिसर, अदर पर्सन, एंटिटी है, उससे वो असेट वापस उगलवाया जाए, डिसगॉर्जमेंट। नेक्स्ट अमैलगमेशन। ओके, अमैलगमेशन का सेक्शंस का रेंज होता है 230 से लेकर 240 तक, 230 से लेकर 240। हाँ, जो पहला सेक्शन है वही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो इसके लास्ट में 2 सबसेक्शंस थे, 230 का 11 और 12। ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ था, अब हो गया। तो 3 फरवरी 2020 को इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया, तो अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला टेक ओवर्स, जहां एक बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को टेक ओवर करता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिग्रहण, तो टेक ओवर्स आर नाउ कवर्ड बाय सेक्शन 230। तो सेक्शन 230 में लिखे हुए जो प्रोसीजर्स हैं वो टेक ओवर में भी अप्लाई करेंगे। और टेक ओवर की वजह से अगर कोई शेयर होल्डर अग्रीव्ड है तो वो अंडर सेक्शन 230 NCLT के पास जाके शिकायत कर सकता है।
ठीक है। तो बोला कि एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर, ठीक है। अच्छा, सेबी ने लिस्टेड कंपनीज के टेक ओवर के लिए ऑलरेडी रेगुलेशन बना रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी टेक ओवर रेगुलेशन, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं टेक ओवर कोड। तो वो ऑलरेडी बनाया हुआ है सेबी ने, ठीक है। तो ये बोला है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज टेक ओवर ऑफर वैसे ही रहेगा जैसे सेबी ने अपने रेगुलेशन में बताया है। जो भी अग्रीड पर्सन है टेक ओवर के मामले में वो जाके एनसीएलटी में केस कर सकता है, ओके। तो वही है कि टेक ओवर इज ऑल्सो नाउ कवर्ड इन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन, ये भी एक सर्कुलर के थ्रू आया था, क्लैरिफिकेशन अंडर सेक्शन 232, ठीक है। ये सर्कुलर मैंने अलग से क्लास में देखी भी पढ़वाया था, आज फिर एक बार पढ़ा देता हूं, ओके, सबको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 232 ये किस चीज के बारे में? अमैलगमेशन। सेक्शन 232 ये किस चीज के बारे में? अमैलगमेशन या डीमर्जर। वेरी सिंपल, अमैलगमेशन या डीमर्जर। तो अमैलगमेशन या डीमर्जर किस दिन से होगा? एक दिन तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा, उस दिन को कहते हैं अपॉइंटेड डेट। ग्रीन कलर, क्या कहते हैं उसको? अपॉइंटेड डेट। अरे हमारे पैदा होने की एक तारीख होती है, हमारे मैरिज की एक डेट होती है ना, एक सिंगल डेट, एक पर्टिकुलर डेट जिस दिन आपकी मैरिज हुई थी। तो वैसे ही मर्जर जिस दिन से होगा या डीमर्जर जिस दिन से होगा इफेक्टिव, उस दिन को कहते हैं अपॉइंटेड डेट। ये अपॉइंटेड डेट दो प्रकार से हो सकती है। एक, इट कैन बी ए स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट लाइक आवर बर्थडे, अ स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट। दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर दिया, एक्स लिमिटेड ने और वाई लिमिटेड ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई इस पर्टिकुलर डेट से हम मर्जर करेंगे, लेट अस से 1 अप्रैल 2020, तो वो हुआ स्पेसिफिक कैलेंडर डेट। या फिर इट कैन बी एन इवेंट बेस्ड डेट। इवेंट बेस्ड डेट मतलब दोनों पार्टी आपस में ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि भाई जिस दिन हमको फलाने अथॉरिटी से अप्रूवल आएगा उस दिन से। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब बहुत बड़े बड़े कंपनीज आपस में मर्जर करते हैं ना, तो अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट उनको सीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे उनको ना अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों पार्टी ये भी बोल सकते हैं कि भाई जिस दिन सीसीआई का अप्रूवल आएगा उस दिन से मर्जर चालू होगा, तो दैट इज कॉल्ड इवेंट बेस्ड डेट। तो डेट दो प्रकार की हो सकती है, डेट दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 स्पेसिफिक कैलेंडर डेट, या फिर नंबर 2 ऑकरेंस ऑफ इवेंट। इसका मतलब होता है इवेंट बेस्ड डेट, कि जिस दिन हमको अप्रूवल मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, उस दिन से हम लोग मर्जर करेंगे, वो दोनों पार्टी आपस में मिलकर डिसाइड कर सकती है, ठीक है। इंड एएस 103 फॉर द पर्पस ऑफ, एक सेकंड, हेलो हेलो, एक्चुअली क्या होता है कि दिस इज अ मैं डायरेक्टली कैमरा को देख के पढ़ा रहा हूँ, लाइव ऑडियंस है नहीं, इसीलिए आई हैव टू चेक साउंड अगेन एंड अगेन कि साउंड इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। और कुछ नहीं, इधर ध्यान से देखो। लाइव बैच में तो स्टूडेंट्स ही रहते हैं तो वो तुरंत टोक देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम्स को बार बार देखते रहना पड़ रहा है। कमिंग टू दिस वन, इंड एएस 103 में ना हमें यूज करना पड़ता है एक्विजिशन डेट या डॉट, डेट ऑफ ट्रांसफर। तो बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ इंड एएस 3 अपॉइंटेड डेट, जो आपने अभी देखा स्पेसिफिक कैलेंडर डेट या इवेंट बेस्ड, उसी डेट को हम लोग यूज करेंगे एज एक्विजिशन डेट या डॉट। डॉट बोले तो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने मर्जर का जो अपॉइंटेड डेट कैलेंडर डेट सोचा है वो एनसीएलटी के एप्लीकेशन से पहले, बोला वो भी चलेगा। मतलब मर्जर के लिए तो आपको सेक्शन 232 में एनसीएलटी के पास जमा करना पड़ता है, अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। बोला आप लोग चाहो तो बैकडेट मर्जर भी कर सकते हो, मतलब इवन बिफोर अप्लाइंग टू एनसीएलटी फॉर अप्रूवल, उसके पहले भी आप लोग अपॉइंटेड डेट रख सकते हो। तो योर अपॉइंटेड डेट कैन प्रीसीड द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन विद एनसीएलटी, उसके पहले का आप रख सकते हो, पर ज्यादा पहले मत रखना। अगर इन दोनों चीज के बीच में 1 साल से ज्यादा गैप है, ठीक है, तब आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज नो, ठीक है। वही यहां पे बताया गया। नेक्स्ट, आपकी जो भी अपॉइंटेड डेट है जो दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड की है, वो आपको अपने अमालगमेशन की स्कीम के अंदर
डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर लास्ट में एक छोटा सा नोट है, वो नोट में क्या लिखा है, मान लीजिए आपने एक इवेंट बेस्ड डेट रखा था कि ये इवेंट होने पे अमेलगमेशन होगा, तो जब वो इवेंट हो जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को बता भी दीजिएगा एक बार। ठीक है, तुम जानते ही हो कंपनी लॉ में हर चीज हम लोग जाके आरओसी को जरूर बोल के आते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये भी पुराना अमेंडमेंट है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर सेक्शन नंबर 241, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में किसी कंपनी के अंदर अगर ऑपरेशन हो रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो एनसीएलटी के पास जाके शिकायत कौन लगाएगा, मेंबर्स लगाएंगे। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी इच्छा से सुओ मोटो किसी कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में केस करके बोल सकता है कि यहाँ ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी कंपनी के खिलाफ ऑपरेशन का केस कर सकता है विथ दिस क्या नाम है, एनसीएलटी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर केस करेगा तो एनसीएलटी न्यू दिल्ली में करेगा। ठीक है, बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी केस करेगा ये सब केसेस वगैरह में, तो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट केस करेगा तो कहां पे करेगा, न्यू दिल्ली में करेगा। एनसीएलटी की 15 शाखाएं हैं, 15 ब्रांचेस हैं, 15 लोकेशंस है जिनको हम कहते हैं 15 बेंचेस। ओके, तो एनसीएलटी के 15 बेंचेस है, मतलब 15 अलग अलग शहरों में एनसीएलटी है। मेन बेंच को बोलते हैं प्रिंसिपल बेंच। सर वो कहां पर है, न्यू दिल्ली, तो वो प्रिंसिपल बेंच में ही केस करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 241(3), सेक्शन नंबर 241(3) एक पूरा पैकेज है अपने आप में। ठीक है, 241(3) प्लस ये 242 का 4A और फिर 243 का 1A 1B, ये फुल मिला के ना एक पूरे पैकेज की तरह वर्क करता है। मैं आपको पूरा इसका बैकग्राउंड क्या एक बार बता देता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी डिफरेंट तरह की स्टोरी है। यहां पे हम किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। ओके, कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा। देखो, इंसान की गलती किए बिना कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट तो हो नहीं रहा है, बिकॉज कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो देयर मस्ट बी सम नेचुरल पर्सन, सम ह्यूमन बीइंग जो गड़बड़ कर रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है। करेक्ट बात है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर शक है कि ये बंदे लोग हैं, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी, एनी पर्सन जो फ्रॉड मिसफीजेंस में शामिल हैं या जो इस तरह से व्यापार कर रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा या मेंबर्स को नुकसान पहुंचेगा, पब्लिक इंटरेस्ट होगा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को अर्जी लगाएगा और बोलेगा कि इन लोगों को प्लीज डिक्लेयर कीजिए कि दे आर नॉट फिट एंड प्रॉपर, दे आर नॉट फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड सच पोजीशन। एंड ना सिर्फ इस कंपनी में बल्कि किसी भी कंपनी में ये लोग मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, दे आर नॉट फिट एंड प्रॉपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को बोलेगा, एनसीएलटी जांच करने के बाद देखिएगा कि हाँ अरे ये तो गड़बड़ है, तो एनसीएलटी फिर उनको डिक्लेयर कर देगा दैट दे आर नॉट फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड सच पोजीशन इन एनी कंपनी। ये जो डिक्लेरेशन आएगा, इस डिक्लेरेशन द्वारा उस व्यक्ति को 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ उसको उस कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। निकाले जाने पर वो कोई मुआवजा, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मांग सकता। ठीक है, तो दिस इज द होल पैकेज जो है बताया गया। आओ देखते हैं। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनी पर्सन इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट, और इस तरह से धंधे को चला रहे हैं जो कि सही नहीं है, इट इज नॉट एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस, या फिर पूरे धंधे को चोट पहुंचाएंगे, पूरे के पूरे धंधे को, व्यापार को, सिर्फ उस कंपनी को नहीं, पूरा इंडस्ट्री सफर करेगा। ठीक है, या फिर क्रेडिटर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? Central government will initiate an action against the person and refer the matter to tribunal with a request कि इनको declare किया जाए that whether or not such person is fit and proper person to hold such office,
और फिर उसके बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ केस हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी एक नोटिस भेजेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जब एनसीएलटी में केस करेगी तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ बोल रही है उस व्यक्ति को भी उस नोटिस का कॉपी जाएगा। सच अ पर्सन इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट केस कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं प्लेंटिफ। मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, देखो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी में केस किया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बोलोगे प्लेंटिफ और उस व्यक्ति को आप बोलोगे रेस्पोंडेंट, बिकॉज उसे रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, डिफेंडेंट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें यहाँ पे यही बोला हुआ है 241 का 4 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को भी रेस्पोंडेंट की तरह ज्वाइन कर लेगी उस एप्लीकेशन में। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन में पूरा सरकमस्टांसेस और सबूत वगैरह जो भी उनके पास डिटेल्स है अगेंस्ट दैट पर्सन वो जमा करेगी, साइन एंड एफिडेविट करेगी जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड में होता है। मतलब सारा जो एक एप्लीकेशन फाइल करने का फॉर्मेलिटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करेगा। सेक्शन नंबर 242 में 4 है। ऊपर जो सेक्शन नंबर 241(3) के अंदर सीजी ने एप्लीकेशन डाला अगेंस्ट अ पर्सन, उस पर्सन को एनसीएलटी चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है कि वेदर और नॉट सच पर्सन इज अ फिट और प्रॉपर पर्सन। ठीक है, और अगर 242 का 4A में जो अभी पढ़ाया उसमें अगर एनसीएलटी ने डिक्लेयर कर दिया कि फिट एंड प्रॉपर नहीं है तो 5 साल के लिए बैन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनसीएलटी से परमिशन लेके बैन को लिफ्ट भी कर सकता है 5 साल के पहले ही। वो व्यक्ति कोई भी मुआवजा नहीं मांग सकता, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता उसको निकाले जाने के लिए। पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है कि पनिशमेंट में एक सबसेक्शन 1A ऐड कर दिया गया, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट रूल 84, एक सेक्शन नंबर डाला गया था 245 क्लास एक्शन सूट, है ना। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर में एक जबरदस्त तबाही लेवल का सेक्शन 245 डाला गया था जिसे हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट। ये सब मेरा पढ़ाया हुआ होगा, मोस्ट ऑफली तुमने कर भी लिया होगा, 2 साल पहले से चल रहा है ये सब, फिर भी एक बार मैं ब्रश अप कर देता हूं क्योंकि आरटीपी में और ये 1 ईयर अमेंडमेंट है तो बता देता हूं। क्लास एक्शन सूट ये होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें कंपनी के खिलाफ शिकायत करनी है, वो सब के सारे लोग एक ही कैटेगरी के हैं, कंपनी ने सबके साथ एक ही तरह का ऑफेंस किया है, वायलेशन किया है, सबके दुख भी एक ही जैसे हैं और उनको कंपनी के खिलाफ केस करना है। तो सब कोई अलग अलग केस ना करके सेक्शन 245 में सब एक साथ जुड़ जाओ और एक साथ जुड़ के केस करो, दैट्स कॉल्ड क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 245। इसमें कौन कौन कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है? मेंबर्स या फिर डिपॉजिटर्स। कौन कौन? मेंबर्स या फिर डिपॉजिटर्स। तो अब इसमें बात उठती है कि कितने मेंबर या कितने डिपॉजिटर मिलके ये सूट कर सकते हैं। अकेला एक जन करने से तो होगा नहीं, तो वही उन्होंने लिमिट्स दिया है। ठीक है, कितने मेंबर्स, नंबर वाइज या फिर वैल्यू वाइज, दो में से कोई एक चीज होना चाहिए, नंबर वाइज और वैल्यू वाइज। याद करने के लिए एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, 5%, 100, 5%, 2%। ठीक है, 5% of the total number of members in that class or 100 members in that class, whichever is lower of 5% of the number of members in that class और 100 members। ठीक है, या फिर वैल्यू वाइज अगर बात करें तो members holding at least 5% of the shares of that class in case of unlisted company, और listed company रहेगी तो 2%, 5% unlisted के लिए, 2% listed के लिए। तो members holding 5% of the issued capital of that class in a case of a unlisted company, in case of a listed company it is 2%। ठीक है, दिख रहा है 2% ऊपर। नेक्स्ट, डिपॉजिटर्स भी केस कर सकते हैं, डिपॉजिटर्स के लिए भी लिमिट वही है, या तो नंबर वाइज या वैल्यू वाइज। नंबर वाइज लोअर ऑफ 5% ऑफ द नंबर ऑफ द डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स, या फिर वैल्यू वाइज डिपॉजिटर्स होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये हो गया अपना ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। थोड़ा फास्ट ही हो रहा है, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि ठीक ही स्पीड है, ना अति स्लो है ना अति फास्ट है। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप में एक छोटा सा क्लॉज का चेंज आया कि जाके देखोगे तो पता चलेगा। सेक्शन 272 का 3 में ना, वहां पे अंदर में लिखा हुआ था
क्लॉज ए एंड ई ऑफ दैट सबसेक्शन, तो दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, उसको काट के उन्होंने कर दिया क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 271, ई को हटा दिया है, ठीक है। और ये एक्चुअली एक मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन है जो इनकी गलती थी। मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताना चाहूँ तो सुन लो, सारा चीज़ ये आईबीसी कोड आने के बाद बदल गया। पहले क्या होता था, कंपनी लॉ का वाइंडिंग अप करना है तो आप मुंह उठा के कंपनी लॉ में वाइंडिंग अप चैप्टर में आते और केस फाइल कर देते, इसमें सेक्शन 271 होता है। तो सेक्शन 271 के अंदर 6 ग्राउंड्स हुआ करते थे, और फिर बाद में क्या हुआ कि आईबीसी कोड आ गया और इन्होंने बोला कि अगर इंसॉल्वेंसी का मामला है तो फिर कंपनी लॉ के वाइंडिंग अप में केस नहीं होगा, सारा केस आईबीसी कोड में जाके ही होगा, ठीक है। तो हुआ ये कि वो 6 ग्राउंड्स जो होते हैं अंडर सेक्शन 271, उसमें से एक ग्राउंड था, ग्राउंड नंबर ई, वो था अनएबल टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी। अनएबल टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी मतलब इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट। तो हुआ क्या कि सेक्शन नंबर 271 में कोई सबसेक्शन नहीं है, सिर्फ क्लॉज है ए बी सी डी ई एफ, तो ए और ई का जिक्र यहां किया हुआ था। अब सेक्शन 271 से क्लॉज ई इंसॉल्वेंसी वाला हटा दिया, पर 272 से ई हटाना भूल गए, तो उसी को उन्होंने हटा दिया, ठीक कर दिया। तो ये रेक्टिफिकेशन टाइप का अमेंडमेंट था, ओके। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, निधि कंपनी, इसमें भयंकर अमेंडमेंट्स हुए निधि कंपनी के अंदर, ठीक है। और ये सारे अमेंडमेंट कब आए? आज़ादी के दिन आए थे, पिछली आज़ादी 15 अगस्त 2019, ठीक है। तो पिछली आज़ादी मतलब 15 अगस्त 2019 को इसमें भयंकर चेंजेस आए थे। सेक्शन नंबर 406 निधि कंपनी, इसमें सबसे पहले तो इन्होंने 406 को ही पूरा पलट दिया। 406 के अंदर जो निधि कंपनी का मीनिंग लिखा हुआ था, टू प्रमोट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो हटा दिया, उसको वो लोग अब रूल्स में ले गए और यहाँ पे सीधा ये बोल दिया निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट फंड मतलब एक ऐसा कंपनी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट फंड और सोसाइटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके लिए कुछ फॉर्म्स भी निकाल दिए कि जिन कंपनियों को भी अपने आप को निधि कंपनी घोषित करवाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म जमा करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको घोषित कर देगा एज निधि कंपनी, फॉर्म नंबर NDH 4। तो ये उस तरह से अब हो गया है, ओके। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ निधि कंपनी मतलब वही निधि या म्यूचुअल जिसको भारत सरकार ने डिक्लेयर किया एज निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, ठीक है। फिर ये एक एग्जेम्पशन के लिए एक सेक्शन डाला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में नोटिफिकेशन ला कर, ठीक है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ निधि कंपनीज को इस निधि के जो रूल्स हैं उससे एग्जेम्प्ट कर सकता है, होली और पार्शली, ठीक है। तो ये फ्यूचर में इसका यूज आएगा। फिर निधि कंपनी का वही मीनिंग बोला, वही जिसको डिक्लेयर किया गया है और पार्लियामेंट में उसकी कॉपी ले डाउन कर दी जाए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटीज लेड डाउन इन पार्लियामेंट लेटर ऑन, ठीक है, बस फॉर्मेलिटी, नॉट फॉर अप्रूवल, जस्ट लेड डाउन। अब निधि रूल्स में उसी को लेकर चेंज आए, ठीक है। ये सारे चेंजेस कब आए देख लो आप, तारीख 15, पिछली आज़ादी, अभी तो इंडिपेंडेंस डे अपना गया ही था 2-3 महीने पहले, 15 अगस्त 2020, उसके पहले 15 अगस्त 2019। ये डेट पे इतना मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अंदर जब आप जाओगे ना तो देर आर सर्टेन टाइम लिमिट्स गिवन एंड दोज टाइम लिमिट्स आर काउंटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो दिस अमेंडमेंट कमेंस्ड ऑन 15 अगस्त, तो वहीं से अपने को काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूल्स अप्लाई किसको होगा उसमें चेंज हो गया, ये रहा, एवरी कंपनी विच इज डिक्लेयर्ड एज निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर सेक्शन 406। निधि कंपनी का मतलब जो पहले हम लोग जानते थे जो सेक्शन के अंदर था उसको सेक्शन से हटा के रूल्स के अंदर ला दिया। तो रूल 3 के अंदर निधि कंपनी का एक मीनिंग डाला, इसमें असली समझाया, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। तो यही तो मेन डेफिनेशन था पहले, तो उसको सेक्शन 406 से हटा के रूल में डाल दिया, ओके। ये रूल नंबर 3A, रूल नंबर 3A, ठीक है। जो भी निधि कंपनीज हैं उनको एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा NDH 4, ठीक है, भारत सरकार के पास, टू गेट देमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज निधि कंपनी। तो अंदर पता चलेगा कौन कौन सी निधि कंपनी को करना है और कब तक करना है। स्टार्ट करते हैं। The central government, on receipt of an application in form NDH 4 of a public company for declaring it as Nidhi, and on being satisfied that the company meets the requirements under these rules, shall notify the company as Nidhi in official gazette.
तो भारत सरकार को जैसे NDH4 में एप्लीकेशन मिलेगा और भारत सरकार अपनी टेस्टिंग करके देखिए कि हाँ ये कंपनी सेटिस्फाई करा सारा कंडीशंस, तो फिर उसको निधि कंपनी डिक्लेयर कर देगा। नाइस। प्रोवाइडेड दैट अ निधि इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, मतलब अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स, मतलब ये रूल्स कब कमेंस हुए? ये रूल्स कमेंस हुए 15 अगस्त 19, बोला उसके बाद, ठीक है, जो भी कंपनी भारत में बनी है 15 अगस्त 19 के बाद जो भी निधि कंपनी भारत में बनी है इनकॉर्पोरेटेड, दे विल ऑल फाइल फॉर्म NDH4 विद इन 60 डेज ऑफ, या तो 1 ईयर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल, फिर वहां से 60 डेज, या फिर अगर उनको रीजनल डायरेक्टर से और एक्सटेंशन मिल गया तो और एक्सटेंडेड डेट, वहां तक उनको NDH4 जमा करना पड़ेगा। सो ऑल द निधीज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 2019 दे हैव टू फाइल NDH4 विद इन 60 डेज ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद 60 डेज, या फिर RD से अगर एक्सटेंशन मिला तो वो, ठीक है। निधि कंपनी इसमें प्रोवाइजो में बोला है कि चाहे तो पहले भी जमा कर सकती है, जरूरी नहीं कि 1 साल खत्म होने के बाद ही करे, पहले भी कर सकती है। फिर बोला अगर जमा नहीं किया NDH4 और अपने आप को डिक्लेयर नहीं करवाया, तब फिर वो SH7 और पास 3 जमा नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे इन 2 फॉर्म्स का महत्व नहीं मालूम है। निधि कंपनी के लिए ये 2 फॉर्म्स महा जरूरी होते हैं। ये क्या फॉर्म है सुनो। निधि कंपनी में केवल एक मेंबर ही जाके डिपॉजिट करके अकाउंट खोल सकता है। निधि कंपनी का एग्जांपल देता हूं, जैसे ये मनप्पुरम, आपने सुना होगा मनप्पुरम का ऐड भी बहुत आया था बीच में, तो मनप्पुरम इज अ निधि कंपनी, ओके, और ये बेसिकली अपने ही स्टेट में ऑपरेट कर सकते हैं। केरला की है तो केरला में ही ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। ये सारे नए रूल्स आ गए इसको, ठीक है। तो निधि कंपनी में जब आप जाते हो कि भाई मनप्पुरम में गए, सर हमको गोल्ड लोन चाहिए, घर से ज्वेलरी लेके आए हैं, तो वो नहीं दे सकता आपको लोन। उसमें नियम ये है कि इट कैन टेक डिपॉजिट और गिव लोन ओनली टू इट्स मेंबर्स। तो आप अगर मनप्पुरम से गोल्ड लोन लेने जाओगे केरला में, तो मनप्पुरम सबसे पहले आपको कुछ शेयर्स देगा, 1-2 शेयर पकड़ाएगा और अपना मेंबर बनाएगा, और तत्पश्चात आपको लोन देगा, ठीक है। तो यू विल बिकम अ मेंबर। नाउ द मोमेंट दे गिव यू शेयर्स एंड मेक यू अ मेंबर, they have allotted you shares, and whenever a company allots shares it has to file pass 3 return of allotment with ROC। तो ये जो निधि कंपनी है, निधि कंपनी को तो एक ही साल के अंदर बार बार अपने शेयर्स ऐसे अलॉट करने पड़ते हैं अलग अलग लोगों को अपना मेंबर बनाने के लिए, ताकि वो लोग निधि कंपनी में अपना अकाउंट खोल सकें, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या लोन ले सकें। तो इनके लिए पास 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। दूसरी बात है, निधि कंपनी अगर बार बार ऐसे शेयर्स देगी तो निधि कंपनी का कैपिटल चेंज हो सकता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, एंड व्हेनेवर देयर इज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल यू हैव टू फाइल SH7 विद ROC। तो बेसिकली आपको ये 2 फॉर्म जमा करने से रोकने का मतलब है कि आप कोई भी बंदे को नया शेयर्स नहीं दे पाओगे, उनको अपना मेंबर नहीं बना पाओगे अगर आप अपने आप को निधि की तरह डिक्लेयर नहीं करवाते तो उन्होंने वही बोला, हर वो कंपनी जो 15 अगस्त 19 के बाद बनी है, जो निधि कंपनी टाइप की है, दे विल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म NDH4 टू बी डिक्लेयर्ड एज अ निधि कंपनी। रूल 4 के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट है, ये जो वर्ड्स है ये बस काटे गए हैं और कुछ नहीं। रूल नंबर 5, ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं, 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक निधि कंपनी के। कम से कम 200 मेंबर होना चाहिए, नेट ओन फंड 10 लाख होना चाहिए, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10% और रेशियो 1:20 होना चाहिए, करेक्ट। ये रेशियो में पहले लिखा हुआ था 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स विच वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज निधि कंपनी तो बार बार बनते जाएगा, जबकि ये निधि का जो ओरिजिनल रूल्स है 2014 है, तो 2014 में आया था, तो इन्होंने इसको ठीक किया, बोला 1 ईयर नॉट फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन टाइप अमेंडमेंट कि इनके कानून में ही मिस्टेक था, उसको ठीक किया, ओके। फिर ये फॉर्म NDH1 और 2 2 फॉर्म्स होते हैं। आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे ही आपका खत्म होता है, वहां से 90 दिन के अंदर आपको NDH1 जमा करना पड़ता है, रीजनल डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि हम ऊपर लिखे हुए जो 4 कंडीशन ABCD फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मान लो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 90 दिन अभी दूर है, और आपको अभी लग रहा है कि लगता नहीं कि हम वो 4 कंडीशन अभी फॉलो कर पाएंगे, तो आप 30 दिन के अंदर ही एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर, 90 दिन तो बाद में, 30 दिन के अंदर ही आप NDH2 जमा करो RD को और एक एक्सटेंशन ले लो। वो है यहाँ पे कि आप NDH2 जमा करो विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्सटेंशन ले लो।
आरडी आपको 1 साल तक की मोहलत दे सकता है, 1 साल तक का आपको एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। अगर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर भी आपका खत्म हो गया और अभी तक आप 4 कंडीशन जो ABCD ऊपर बोला फॉलो नहीं कर पा रहे, देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट्स, और फिर आप जब भी वो 4 कंडीशन फॉलो करोगे आपको फिर से अपने आप को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा एज निधि कंपनी। रूल नंबर 7 में एक छोटा सा वही चेंज आया कि निधि कंपनी में प्रेफरेंस शेयर तो होते ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर होता है, तो द इक्विटी शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप नहीं चलेगा। ये रूल 12 में एक पेज का है पर अमेंडमेंट छोटा सा बीच बीच में है। निधि कंपनी में सपोज मान लो कि तुम किसी बंदे को निधि कंपनी में जाके एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है या FD फिक्स डिपॉजिट खोलना है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, भरना पड़ता है, तो बोला एप्लीकेशन फॉर्म में ये वाला ऐड किया जाएगा, ठीक है। निधि कंपनी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये एक पॉइंट ऐड करेगी कि किस दिन उसको निधि की तरह डिक्लेयर किया गया, और ये भी उसमें घोषित करेगी कि अगर निधि कंपनी डिपॉजिटर का पैसा समय पे नहीं चुकाती है तो वो जो डिपॉजिटर है NCLT के कौन से बेंच में जाके केस कर सकता है। पहले ROC में केस होता था, अभी NCLT के बेंच में होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मनप्पुरम का बताया, मनप्पुरम का तो केरला में, तो केरला में जो NCLT का बेंच है मेरे ख्याल से कोचीन, उसमें जाके केस करना पड़ेगा, तो वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो दीज 2 थिंग्स हैज बीन एडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जल्दी से एग्जाम में आने लायक है नहीं, पर बता दिया क्योंकि सिलेबस में तो पढ़ना अपने को जरूरी है। ओके, रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 में बोला हुआ था कि फॉर अगर कोई भी निधि कंपनी कंप्लायंस वगैरह नहीं कर रही है, सपोज कोई निधि कंपनी जो कंप्लायंस नहीं कर रही, तो आरडी के पास ये पावर था कि वो उस निधि कंपनी का मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले ले और पूरा इन्फोर्स करे। तो उसमें वो लोगों ने आरडी हटा के सीजी वर्ड डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ 3 जगह पे क्या हुआ है कि आरडी को हटा के सीजी को डाल दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट निधि कंपनी। नेक्स्ट, रूल 23A और रूल 23B, यहाँ पे वही अपने आप को निधि की तरह घोषित करवाने के लिए फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, उसी के ऊपर है। एवरी कंपनी रेफर टू इन रूल 2 शैल गेट इट सेल्फ डिक्लेयर्ड एज निधि विद इन लेटर ऑफ, अपने आप को निधि की तरह घोषित करवा लेना चाहिए विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और 6 months को अमेंड करके इन्होंने कर दिया 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स। तो 15 अगस्त 19 को निधि रूल्स आए, वहां से 9 महीना या फिर 1 साल फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन व्हिचएवर इज लेटर, उसके अंदर ही आपको फॉर्म जमा करके अप्लाई करके अपने आप को निधि कंपनी घोषित करवाना है, ठीक है। वही उसी से कनेक्टेड NDH 4, ये अपने पहले ही कवर करके आ चुके, रूल 3A 3B में वही वापस से रिपीट होके 23A 23B में उसी का करस्पॉन्डिंग चेंज है। तो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स। अराउंड 52 मिनट्स हो चुके हैं, ओके। तो कंपनी लॉ वाला पूरा अपना अमेंडमेंट्स वो कंप्लीट होता है। अभी ये स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं सेबी लॉज वाले अमेंडमेंट, ठीक है। अब हम लोग सेबी में होने वाले अमेंडमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेबी एंड बाकी जितने भी इकोनॉमिक लॉस के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैं एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के सामने क्या आता है, सेबी एक्ट 1992। तो इसमें सेक्शन नंबर 11 होता है विच डिस्क्राइब्स द पावर्स ऑफ सेबी, सेक्शन नंबर 11, और इतना बड़ा सेक्शन है कि वो तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है। तो मेरे बुक में भी आप देखोगे सेक्शन 11 का मतलब सब सेक्शन डाल डाल के अलग अलग तोड़ के दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप एक अमेंडमेंट देख रहे हो, क्या लिखा है देखो, सेक्शन 11 का 4A। ये समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप 11 का 4 क्या वो जानो। तो इसके ठीक पहले आता है 11 का 4। 11 का 4 में ये बोला है कि जब किसी भी स्टॉक मार्केट, अभी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान सुनो, स्टॉक मार्केट प्लेयर। व्हेन आई से स्टॉक मार्केट प्लेयर, इसका मतलब कोई सटोरिया वटोरिया नहीं, इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में जितने भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होते हैं वो, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, तमाम तरह की जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, AIF वगैरह, वो ऑल दैट लिस्टेड कंपनीज। तो एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट प्लेयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस वन, तो सेक्शन 11, इसके ठीक ऊपर एक सेक्शन होता है 11 का 4, वो क्या बोलता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट प्लेयर के खिलाफ जब सेबी जांच कर रहा हो या जांच पूरी हो चुकी हो,
मतलब ऑन व्हेन द इंक्वायरी इज पेंडिंग और इट हैज बीन कंप्लीटेड देन सेबी में टेक सम एक्शंस। तो उसमें 6 एक्शंस दिए हुए, जिसमें से ये होता है कि सेबी आपके वो शेयर्स और स्टॉक को कॉन्फिस्केट कर लेगा, आपके शेयर्स की ट्रेडिंग रुकवा देगा स्टॉक एक्सचेंज पे वगैरह वगैरह, इस तरह के डिबार कर देगा आपको स्टॉक मार्केट एक्सेस करने से। तो उसमें बताया हुआ है कि सेबी क्या क्या एक्शन ले सकता है। वहाँ एक चीज़ मिसिंग है और वो है कि सेबी के पास ये भी तो पावर है कि सेबी आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो सेबी को ये रियलाइज हुआ और उन्होंने एक सब सेक्शन घुसा दिया 11(4)(a), सेबी हैज द पावर टू इंपोज पेनल्टी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर जितने भी एक्शंस बोले हुए हैं वो सब तो सेबी करेगा ही अंडर सेक्शन 11, उसके अलावा सेबी के पास ये भी पावर है कि सेबी इंक्वायरी होल्ड करके आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सके। तो एक्चुअली इट्स अ वन लाइनर अमेंडमेंट, जहां सेबी अपने आप को ये पावर भी दे रहा है कि मैं ये सब तो करूंगा, इसके अलावा पेनल्टी भी डालूंगा। अब देखो ये जो अमेंडमेंट है ये कोई ज़रूरी नहीं था, सेबी के पास तो ऐसे भी पेनल्टी डालने का पावर है ही, पर क्लैरिफिकेशन पर्पसेस के लिए उन्होंने ये फर्दर ऐड कर दिया, और ये एक नहीं 2-3 जगह ऐड किया है। ठीक है, आओ पढ़ो क्या लिखा है, मैं लाइन कर रहा हूं। हाँ, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन फलाना ढिमका, मतलब सेक्शन नंबर 11 के 1, 2, 2A, 3 एंड 4 एंड सेक्शन 11B वगैरह में जो बोला हुआ है, इन सब के अलावा द बोर्ड में लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शंस, वो 15 का रेंज दिया हुआ है आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी। तो ऊपर लिखे हुए जो एक्शंस है 11 का 4, उसके अलावा सेबी ये भी डाल सकता है आपके ऊपर, क्या नाम है, ये पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। तो नाइस। 11 का 5 एक्चुअली ये पुराना अमेंडमेंट पहले ही आ चुका था। इसमें ये बोला है कि सेबी जो भी पेनल्टी वगैरह इंपोज करेगा उससे जो भी पैसा आएगा उसको एक अलग फंड में डाल देंगे जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पे नाम थोड़ा सा रिवर्स है क्योंकि ये कंपनी लॉ वाला फंड नहीं है। कंपनी लॉ में एक फंड होता है सेक्शन नंबर 125 के अंदर जिसका नाम होता है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये दूसरा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, IPEF। तो ये अलग फंड है जो सेबी अलग से बना के रखता है, बोलता है जो भी पेनल्टी से पैसा आएगा उसमें डाल दिया जाएगा और उसको फिर वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा। फिर 11B, सेक्शन 11B में पहले सिर्फ एक ही पोर्शन हुआ करता था, अब इन्होंने एक दूसरा पोर्शन ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 11B का 2। तो पहले 11B का जो पहला पोर्शन था उसको इन्होंने सबसेक्शन 1 बना दिया है। वो क्या है, देखो हेडिंग को गौर से देखो, ब्लैक एंड रेड हेडिंग में क्या लिखा है, पावर टू इशू डायरेक्शंस। ये फर्स्ट सबसेक्शन है जो हमेशा से होता था कि सेबी किसी भी स्टॉक मार्केट प्लेयर को इंक्लूडिंग द लिस्टेड कंपनी को डायरेक्शंस दे सकता है। अब उसमें और ऐड कर दिया एंड लेवी पेनल्टी। तो 11B का 2 ऐड हो गया। ये वही ऊपर है कि अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शंस दैट द सेबी कैन इशू टू द स्टॉक मार्केट प्लेयर इट कैन आल्सो इंपोज पेनल्टी आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी। तो ये वहीं से पेनल्टी वाले टोन से ही सेम निकल के आ रहा है। ओके ना। फिर सेबी एक्ट में सबसे ज्यादा अपने एफर्ट डाल के पूरा 1-1.5 घंटे तक याद करते हैं, अगले क्लास में फिर रिवाइज भी कराता हूं, वो है पेनल्टी वाला पोर्शन। तो पेनल्टीज में चेंज आया, आप जरा देख लो। सेक्शन 15A, सेक्शन 15A के अंदर पहले इसमें खाली जो बोल्ड वाला पोर्शन है ना वो अमेंडमेंट है, ये देख रहे हो, दिस इज द अमेंडमेंट। बाकी उस साइड में सब सेम है। ये क्या बोल रहा है, पहले ये था कि सेबी आपसे कोई इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न मांगा, आप नहीं दोगे तो पेनल्टी है, नहीं दोगे तो। पर व्हाट इफ कि सेबी ने किसी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा और उसने झूठा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो फॉल्स, इनएक्यूरेट, तो उसके लिए कुछ नहीं था, तो वो इन्होंने ऐड कर दिया कि या तो आपने दिया नहीं या फिर आपने फॉल्स दिया, इनकम्प्लीट दिया, इनएक्यूरेट दिया, आपने फॉल्स दिया, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट डेटा दे दिया, फॉल्स, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। तो ये दो जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। 15C होता है फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवांस। मान लीजिए सेबी ने किसी स्टॉक मार्केट प्लेयर को ऑर्डर देके बोला राइटिंग में लिख के कि आपके ये क्लाइंट्स हैं, ये अफेक्टेड हो रहे हैं, ग्रीवांस है, इनको कुछ ग्रीवांस मतलब दुख वगैरह है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये पहले भी था अभी भी है। इसमें क्या ऐड हो गया कि सेबी जब ये डायरेक्शन देगी कि आप अपने क्लाइंट्स वगैरह या इन्वेस्टर्स का दुख दूर करो, ये डायरेक्शन सेबी राइटिंग में भी दे सकता है या ईमेल पे भी दे सकता है। तो येलो कलर दिख रहा है, तो सेबी कैन आस्क यू टू डू इट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये एक ऐड हो गया इसमें, बाकी ठीक है। दो नए पेनल्टीज ऐड हुए, 15EA, 15EB, ये जोरदार है, इनका भी बाप एक नीचे और है, उस पर बाद में जाएंगे। ये 15EA और 15EB स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट प्लेयर के लिए आया है, ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट
प्लेयर के लिए ये पनिशमेंट आया, किसके लिए आया देखो आओ, 15EA इन 3 तरह के फंड्स के लिए आया है। ये तीनों फंड्स मैं क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, अभी हल्का सा बता देता हूँ। AIF फुल फॉर्म सब मैंने ब्रैकेट में लिख के डाल दिया ताकि जिनको पता नहीं वो समझ जाए। AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनवाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड समझते हो ना, म्यूचुअल फंड जो कई लोगों से पैसा गैदर करता है और फिर उसको इन्वेस्ट करता है, वैसा ही कुछ है पर थोड़ा अपर लेवल का चीज है। तो इन तीनों फंड्स के लिए आया है स्पेसिफिक कि ये तीनों फंड्स के लिए सेबी ने रेगुलेशन ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर ये 3 फंड वाले ये लोग अगर उस रेगुलेशन को फॉलो ना करें या सेबी की दी हुई कोई डायरेक्शन को फॉलो ना करें तो इनको वो सजा मिलेगी। तो पढ़ो क्या लिखा है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सेबी रेगुलेशंस और सेबीज डायरेक्शंस इन केस ऑफ AIF इनवाइट एंड रेट्स। तो सजा कितनी है देखो, उस तरफ सजा में जा रहे हो, 1 लाख रुपया मिनिमम, फिर पर डे का 1 लाख रुपया पर डे का चलता रहेगा, और हाईएस्ट पेनल्टी कितना है 1 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट्स व्हिचएवर इज हायर, दैट्स द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो ये नया ऐड हुआ है। वैसे 15EB भी 2 स्पेशल तरह के जो स्टॉक मार्केट प्लेयर होते हैं उनके लिए आया है। नाम आप देख लो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, इनके लिए कि ये लोग के लिए भी सेबी ने रेगुलेशन बना रखा है, अगर रेगुलेशन फॉलो ना करे, डायरेक्शन फॉलो ना करे तो इनको भी सजा है। कितनी सजा है? मिनिमम 1 लाख रुपया, और उस तरफ जो पनिशमेंट हो तो नॉर्मल 1 लाख रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम 1 करोड़। वो जो क्लीशे पनिशमेंट चलता है ना 15A के रेंज में, वही वाला है। 15F यार इसमें ना कमाल का एक अमेंडमेंट आया है। 15F जो होता है वो ब्रोकर्स के लिए होता है। इसमें 3 बुलेट्स होते हैं, मैं याद करने के लिए बोलता भी हूँ क्लास में, कैडबरी, CDB, कॉन्ट्रैक्ट नोट, डिलीवरी एंड देन पेमेंट, ठीक है, डिलीवरी पेमेंट और फिर ब्रोकरेज। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट को लेके पनिशमेंट था कि ब्रोकर अगर अपने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देता तो मिनिमम पनिशमेंट 1 लाख है, मैक्सिमम है अमाउंट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट वॉज इशूड। तो इन्होंने क्या किया, अमाउंट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट वॉज इशूड वो हटा दिया और उसके बाद सीधा बोल दिया मैक्सिमम पेनल्टी 1 करोड़ रुपया। तो अगर ब्रोकर अपने क्लाइंट को ये नहीं देगा, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देगा, सौदा का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, तो मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़, एकदम सीधा। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके, 15F एज यूजुअली वही, उसमें और कोई चेंज नहीं, वो सेम ही चल रहा है। नेक्स्ट ये जबरदस्त ऐड हुआ है 15HAA। ये इतना लंबा है कि इसको मैंने अलग से वापस से डिस्कस किया। देखो नीचे एक हेडिंग जा रही है 15HAA, इसका पूरा 1 पेज का पूरा सेक्शन है, देखो ठीक है, ये 1 पेज का। तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए एक बार शॉर्ट में करा रहा हूं उधर कि याद हो जाए। जितने भी स्टॉक मार्केट प्लेयर है, सेबी सबसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है और एक डेटाबेस क्रिएट करता है। अगर किसी भी हैकर ने या किसी भी व्यक्ति ने सेबी के डेटाबेस को मैनिपुलेट करने की, हैक करने की चेष्टा की, तो सेबी IT एक्ट 2000 है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे पनिशमेंट है, यहां सेबी उखाड़ के रख देगा। यहां सेबी ने पनिशमेंट क्या बोली, मिनिमम तो 1 लाख है, वो तो सेबी का चलता ही है, और अपर साइड में आप देखो 10 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर। ये रहा, बोला किसी ने भी अगर सेबी के डेटाबेस में उंगली किया तो पेनल्टी फॉर ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड बोले तो सेबी, सेबी का भी क्या है, बोर्ड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 15HAA में वही डिटेल में समझाया हुआ है। ये सब बेसिकली IT एक्ट संबंधित है कि सेबी की डेटाबेस से आप छेड़छाड़ करोगे तो ये होगा। एनी पर्सन हु नोइंगली ऑल्टर्स, डिस्ट्रॉयज, म्यूटिलेट्स, कंसील्स, फॉल्सिफाइज और मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट विच इज फलाना ढिमका, ठीक है, और ट्राइज टू एक्सेस दैट डेटा और डाउनलोड्स, एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज दैट डेटा, इंट्रोड्यूसेस अ वायरस or disrupts the functioning of the database, damages, destroys or diminishes or helps in doing all these offenses shall be punishable with a minimum punishment of 1 lakh rupees, and on the higher side it will be 10 crore or 3 times the profits made whichever is higher। ये रहा, तो यही पनिशमेंट मैंने ऊपर भी लिख दिया है। और इन्होंने बोला भी कि ऊपर जो वर्ड यूज किए गए कंप्यूटर वायरस, कंटामिनेंट और डैमेज शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये एक नया ऐड हुआ 15HAA। ओके, अब कुछ चुन्नू मुन्नू लेवल के अमेंडमेंट्स और हैं इसमें। 15J, सेबी का जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर AO वो सजा सुनाने के पहले कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेगा। तो वो सब कुछ वही का वही है, उन्होंने खाली ये सेक्शन ऐड कर दिया, और सेक्शन 11 और सेक्शन 11B। बिकॉज अभी अभी हम लोगों ने अमेंडमेंट में देखा ना कि 11 और 11B में उन्होंने एक और चीज ऐड की कि सेबी हैज द पावर टू इम्पोज पेनल्टी।
तो सेक्शन 11 और 11 बी में सेबी पेनल्टी डाल सकता है, तो उस पेनल्टी को डालते वक्त भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये फैक्टर्स कंसिडर करेगा। तो बस वो जो येलो में दिख रहा है उतना सही अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसको मैंने भी कर्ली लाइन से अंडरलाइन किया है। और यहाँ से फिर एओ वर्ड हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि सेबी भी डायरेक्टली डाल सकता है या फिर सेबी अपने किसी ऑफिसर को एओ के तौर पे नियुक्त भी कर सकता है। सेटलमेंट प्रोसीजर, ये वही का वही चल रहा है 15 JB। अमेंडमेंट इसमें बस इतना सा है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स। सेबी अगर किसी के साथ, किसी ऑफेंडर के साथ सेटलमेंट वगैरह कर लेता है तो उसमें जो भी पैसा आता है या डिस्गॉस्ड फंड है, इट विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पेनल्टीज नहीं है, पेनल्टीज का पैसा IPEF, और यहां बोला है सेटलमेंट अमाउंट इंक्लूडिंग डिस्गॉस्ड अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट दैट विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का जो सेक्शन 24 है उसमें यही बोला गया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी डाला या फिर सेबी ने पेनल्टी डाला, तो दे हैव एडेड द वर्ड सेबी। फिर ये सेक्शन नंबर 27 है, सेक्शन 27 नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। इसमें कोई विशेष अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसमें क्या अंदर में वर्ड यूज था ऑफेंस 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 ऑफेंस, तो उन्होंने ऑफेंस वर्ड के बदले कॉन्ट्रावेंशन वर्ड यूज कर दिया। अब स्टूडेंट बोलेगा सर ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन में फर्क क्या है? तुम किसी का मर्डर करके आ जाओ, ये ऑफेंस है, ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। कॉन्ट्रावेंशन का बेसिक मतलब होता है कि कोई नियम है, कानून है जो फॉलो करना चाहिए, बनाया हुआ नियम है और आपने वो फॉलो नहीं किया, इट्स काइंड ऑफ डिफॉल्ट। तो इन्होंने ऑफेंस के बदले कॉन्ट्रावेंशन वर्ड हर जगह पुट कर दिया है, ठीक है। सेक्शन 28 भी ये नया डाला गया है। अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, कोई स्टॉक ब्रोकर है जो सारी गलत हरकतें कर रहा है, तो सेबी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अब सेबी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर ही रही थी, बीच ही में वो मर गया, तो जो भी कार्यवाही चल रही थी उसके खिलाफ वो उसके लीगल हेयर के नाम पे, उसके बेटे के नाम पे चलेगी। दैट इज बेसिकली द अल्टीमेट फंडा ऑफ 28B, कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द नेम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको बहुत अच्छे तरह से समझाया है, मैं डिटेल में कर रहा हूं। नंबर 1 वाला जो पॉइंट है उसके बाजू में लिख लो पेनल्टी, और नंबर 2 के बगल में लिख लो DRR, ठीक है। सेबी जब किसी प्लेयर के खिलाफ एक्शन लेगा तो दो तरह के एक्शन है, नंबर 1 पेनल्टी डालना और नंबर 2 होता है DRR। DRR मतलब जिस व्यक्ति ने भी, जिस प्लेयर ने भी गलत काम किया है, तो गलत काम करके उसने कुछ कमाया है ना, फ्रॉड करके कुछ एक्स्ट्रा कमाया है, तो वो जो एक्स्ट्रा चोरी या कमाया है वो तो निकलवाना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड डिसगॉर्जमेंट रिफंड रिकवरी। डिसगॉर्जमेंट रिफंड रिकवरी। सपोज एक ब्रोकर है जिसने सेबी के नियम को तोड़ा और उससे उसको 5 करोड़ का फायदा हुआ, तो सेबी पेनल्टी तो डालेगा ही, वो अलग है, इसके अलावा वो 5 करोड़ रिकवर भी तो करेगा। तो दो चीज हुई, एक तो उस ब्रोकर पे पेनल्टी आएगा, दैट इज नंबर 1, और दूसरा वो जो 5 करोड़ उसने हड़पा है, वो साइफन किया है, वो भी तो रिकवर होगा। तो अब दोनों को लेके कुछ अलग ज्ञान है। बोला देखो समझो, जो चोरी हुआ है 5 करोड़ रुपया, मेरा हाथ अभी DRR के पास है, ठीक है ना, जो चोरी हुआ है 5 करोड़ वो तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, वो तो करके मानेंगे ही लीगल हेयर से। मतलब अगर ब्रोकर मर भी गया तो उसकी लीगल हेयर को जितना जायदाद मिला टू दैट एक्सटेंट वो तो रिकवर करके मानेंगे। लेकिन एज फार एज पेनल्टी इज कंसर्न, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पेनल्टी तभी लेंगे हम लोग जब पेनल्टी का ऑर्डर मृत्यु के पहले, मौत के पहले आ गया था, मतलब ब्रोकर के मरने के पहले उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो गया था, तब तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। लेकिन अगर पेनल्टी ऑर्डर मरने तक नहीं आया तो मरने के बाद फिर हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे पेनल्टी नहीं डालेंगे। तो ये एक फर्क है। जबकि DRR, चाहे वो DRR का ऑर्डर मरने के पहले आया हो मरने के बाद आया हो, दोनों केस में हम लीगल हेयर से तो रिकवर करेंगे। तो पहले वाला, वेयर अ पर्सन डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल इन द लाइक मैनर। अब बोला इन केस ऑफ पेनल्टी वो लायबल लीगल रिप्रेजेंटेटिव तभी होगा जब पेनल्टी ऑर्डर वाज इम्पोज्ड बिफोर द डेथ। तो पेनल्टी रिकवर तभी होता है वो लीगल हेयर से जब मौत के पहले ही पेनल्टी का ऑर्डर आ चुका था। लेकिन जहां तक DRR का सवाल है, DRR के केस में क्योंकि जितना चोरी किया उतना तो वापस लेंगे ना हम लोग, तो ब्रोकर जिंदा हो या मर गया हो, उसके पहले ऑर्डर पास हुआ उसके मरने के बाद ऑर्डर पास हुआ, दोनों ही केस में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर करेंगे। अब इसमें 2 बुलेट है, A और B। A में बोला है अगर मुकदमा ऑलरेडी चालू नहीं हुआ था, ठीक है, A में बोला है कि अगर मुकदमा चालू हो चुका था ब्रोकर के खिलाफ तब तो वो चलता रहेगा, इफ इट हैज इनिशिएटेड इट विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल हेयर। और नंबर B में बोला है कि मुकदमा चालू नहीं हुआ था तो बोला चालू कर देंगे,
विच कुड हैव बीन इनिशिएटेड, मे बी इनिशिएटेड, ठीक है। थर्ड, अब जो लीगल है बहुत सियाना निकला, बाप की जो भी संपत्ति मिली उसको बेच पास दिया, तो बोला बेचो चाहे जो भी करो, यू विल बी पर्सनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू दैट यू हैव इनहेरिटेड। तो जितना जमीन जायदाद आपको जो भी मिला उससे तो हम रिकवरी करके मानेंगे ही। सो दैट वाज द अमेंडमेंट पोर्शन इन सेबी। अब हम इकोनॉमिक लॉज में आ रहे हैं, इसमें एक एक करके स्टार्ट होगा। सबसे पहले फेमा। मैं याद दिलाना चाहूँगा फेमा के अंदर जो 3 बड़े टॉपिक ऐड हुए, ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट, वो अभी मेरे लेक्चर में नहीं है बिकॉज उसका मैं पहले लेके कई बार और छोटा वर्जन और बड़ा वर्जन सब डाल चुका हूँ यूट्यूब में, वो आपको मिल जाएगा। वो सिर्फ सीए के स्टूडेंट के लिए, ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, सीएमए के स्टूडेंट के लिए वो नहीं है, ओके। उनके अलावा फेमा में जो भी अमेंडमेंट्स है वो आप देख लो। सबसे पहले फेमा में सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें सर सबसे बड़ा तगड़ा अमेंडमेंट यही था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में बोला हुआ था अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द फॉरेन असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पीआरआई और इंडियन असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ पीआरओ और द ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का लिस्ट था, पूरा उड़वा दिया इन्होंने। देखो फुल रिमूव्ड, ये आपको दिख रहा है, सब काटा हुआ है। सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये है सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर कि उसमें 6 का 3 में जो लिस्ट दी हुई थी उसको उड़ा दिया, बाकी तो ठीक है। इधर ये रहा, स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन 6 का 2 रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड बाय आरबीआई। द आरबीआई में इन कंसल्टेशन विद सीजी स्पेसिफाई एनी क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे डिबेंचर, जैसे भारत की कोई कंपनी विदेशों में डिबेंचर या बॉन्ड इशू करेगी, विच आर परमिसिबल, द लिमिट अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज शैल बी एडमिसिबल, एनी अदर कंडीशंस। तो भारत सरकार, आरबीआई क्या करेगा, भारत सरकार से कंसल्ट करके बेसिकली आरबीआई वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का लिस्ट जारी करेगा, लिमिट बताएगा कितना डॉलर्स तक का ट्रांजैक्शन अलाउड है और फर्दर कंडीशंस इंपोज करेगा। तो आरबीआई अपने आप को रेगुलेशन बनाने का पावर दे रहा है। इसमें 2 ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसको आरबीआई कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो है एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि मान लो अगर इंडियन पर्सन ने बाहर से लोन लिया है तो लोन को तो चुकाना ही पड़ेगा ना, तो लोन चुकाने के लिए वो इंडिया के बैंक से जाके डॉलर खरीदेगा तो आरबीआई उसको रोक नहीं सकता। दैट्स कॉल्ड एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ की कोई इंडियन पर्सन ने, पीआरआई या इंडियन कंपनी ने विदेश में कहीं इन्वेस्ट किया था और वहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस वो इन्वेस्टमेंट्स एकदम डेप्रिशिएट कर गया है, मार्केट डिक्लाइन कर गया पूरा, तो उसको रेफर्बिश करना है और पैसा भेजना है, तो वो भी ज़रूरी है। जैसे मान लो इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने विदेशों में अपना सब्सिडरी खोल रखा है, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना भारत की टॉप लेवल की, सब ने आउटसाइड द कंट्री खोल रखा है, ये क्या नाम है, अपना सब्सिडरी। अब वहाँ के मार्केट कंडीशंस की अगर वजह से अगर वो लोग पूरा डिक्लाइन कर जाए उनका वैल्यू, तो दे नीड मोर फंडिंग, तो इनको यहाँ से भेजना पड़ेगा, ज़रूरी है वो, तो उस पर भी आरबीआई कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा। फिर ये रहा सेक्शन 6 का 2A, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो आरबीआई से कंसल्ट करके, ऊपर था कि आरबीआई सीजी से कंसल्ट करके स्पेसिफाई करेगा, नीचे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके स्पेसिफाई करेगा, वही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, द लिमिट एंड द कंडीशंस। 6 का 3 पूरा उड़ा दिया। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का वही मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई सोच के बताएंगे, ठीक है, डिबेंचर बॉन्ड्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सपोर्ट रेगुलेशन, फेमा जब आप मेरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना फेमा पे, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सीए, सीएमए, ओल्ड न्यू सबके लिए। फेमा चैप्टर जब आप पढ़ते हो, ये रहा मेरा बुक, तो इसमें जो भी एक्सपोर्ट का रेगुलेशंस डाला हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, वो क्या चेंज है मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट, जब भी एक एक्सपोर्टर इंडिया से गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है तो उसको फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म ईडीएफ, फॉर्म सॉफ्टेक्स, और डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं इतने वैल्यू का माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा इतना डॉलर आएगा, इतने दिन में आएगा, ऑल दैट इज देयर। अब इसमें ना एक एग्जामिशंस का लिस्ट होता है कि इन द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड केसेस एक्सपोर्टर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं उसको डिक्लेयर नहीं करना, और वो तुम भी सुनोगे, बोलोगे हाँ तो कॉमन सेंस की बात है।
तो उसी में एक ऐड हुआ कि मान लो इंडिया की कोई कंपनी वगैरह ने फॉरेन कंट्री से हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन लीज पे लिया था, लीज पर, ठीक है। तो अब लीज पीरियड अगर पूरा होगा तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर तो वापस भेजना पड़ेगा ना। तो जो भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर बाहर से लीज पे आया था वो वापस जा रहा है। इज इट एन एक्सपोर्ट और जस्ट अ रिटर्न? इट्स अ रिटर्न। तो ये तो एक्सपोर्ट नहीं है ना। तो बोला ये एग्जेम्प्टेड है, यहां पर आपको कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिक्लेरेशन वगैरह नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। देखो, री एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, वो मंगाया था अब वापस भेज रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक्चुअली फेमा में एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है ना, इट्स नॉट सेल। जैसे हम लोग जो लोअर क्लास से ही एक्सपोर्ट वगैरह सुनते हैं, अपना ये आता है जब भारत के अंदर बेचो तो डोमेस्टिक सेल, भारत के बाहर बेचो तो एक्सपोर्ट सेल। यहाँ वो मतलब नहीं होता। फेमा में एक्सपोर्ट का मतलब होता है हिंदुस्तान से कोई सामान, ये सपोज ये सामान है इंडिया में, इंडिया से कोई सामान बाहर ले जाके विदेश में पहुंचाना, दैट्स एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन लेसर से जो एरोप्लेन है, ये हेलीकॉप्टर वगैरह आए थे, अब वो लीज पीरियड हो गया, वापस भेज रहे हैं, तो फिर उसमें को एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। ओके, फिर ये नेक्स्ट डॉलर्स कब तक, अब ये नया टॉपिक फिर से उसी एक्सपोर्ट के अंदर, जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो तो डॉलर तो आना चाहिए। भारत सरकार इतना आज़ादी इसलिए तो दे रही कि उनको डॉलर से प्रेम है, डॉलर आ जाए इंडिया में। तो डॉलर कब तक आ जाना चाहिए? द आंसर इज 9 मंथ्स 15 मंथ्स। ये अपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, बस इसमें एक वाक्य ऐड कर दिया, एक फ्रेज ऐड कर दिया। इन्होंने बोला 9 मंथ्स और सच पीरियड एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। मतलब ये 9 महीना 15 महीना का जो पीरियड है, ये टाइम टू टाइम आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी इसको चेंज कर सकता है। तो उन्होंने वो फ्रेज ऐड कर दिया 9 मंथ्स और विद इन पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो येलो फ्रेज है यही बार बार रिपीट किया है इन्होंने। 9 महीना 15 महीना चेंज नहीं किया, बस 9 महीना 15 महीना जहां जहां लिख रहे हैं उसके बाद ये फ्रेज जुमला डाल दिया है, ठीक है। ये ऐसा डाल दिया, यहां पे ऐसा डाल दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी CA में दोनों पे एप्लीकेबल है, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स है। सबसे पहले सेक्शन 8 एडजुडिकेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी का लॉन्ड्री करना, साफ करना, धोना। यहां पे मनी का मतलब मैं कई दफे क्लास में बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी का व्हाइट मनी नहीं होता, ब्लड मनी का व्हाइट मनी होता है। व्हाट इज ब्लैक मनी, व्हाइट मनी? प्लीज अंडरस्टैंड। सोचो कि एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो अपना नॉर्मल धंधा कर रहा है, पैसा आता है, वो सरकार को टैक्स नहीं देता, तो कैश जो उसके पास जमा होते जा रहा है, दैट्स अ ब्लैक मनी। अब फ्यूचर में कभी भी वो उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करे तो गलत बात है, इनकम टैक्स इवेजन है, चोरी होगा, फलाना ढिमका, उस पर केस होगा, बट दैट्स नॉट अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। इसको लेके ना अलग अलग, देखो मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, ओके, सारे देशों ने मिल के बनाया है, यूनिवर्सल लॉ है। तो कोई देश ऐसा भी तो है जहां पे इनकम टैक्स है ही नहीं, कई ऐसे कंट्रीज है जहां इनकम टैक्स है ही नहीं, तो वहां ब्लैक का व्हाइट को गलत नहीं माना जाता, ओके। तो इसीलिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, दैट्स नॉट मनी लॉन्ड्रिंग, अभी तो फिलहाल नहीं है। क्या चीज मनी लॉन्ड्रिंग है? ब्लड मनी। ब्लड मनी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे बहुत सा एक शेड्यूल डाला हुआ है जिसमें बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स बताए हुए हैं। अगर आपने उन कानून का उल्लंघन किया, ऑफेंस किया और उससे धन कमाया है, जैसे एनिमल हंटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, ये सब तरह के आपने गलत काम किए और इससे पैसा कमाया, मतलब आपकी हरकत ही गलत है, द सोर्स ऑफ योर इनकम इटसेल्फ इज रॉन्ग, ओके, ब्लड मनी, उसको जब आप वाइट करते हो तो दैट्स रिगार्डेड एज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग सीधा सीधा टेररिस्ट लोग के ऊपर एक वार होता है कि वो गलत काम करें ही ना, ठीक है, टेररिस्ट ही नहीं, इवन नॉन टेररिस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए आया है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वही क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उसको रोको, तो उस पैसे को हम साफ होने नहीं देंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट है डाजडा का, कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट आरबीआई, वो लोग क्या करेंगे कि उनको जब भी शक होगा कि भाई ये पैसा, ये शेयर्स या ये प्रॉपर्टी वगैरह ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है, तो वो उस प्रॉपर्टी, कैश, असेट्स को जब्त कर लेंगे, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब सील कर देंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है, मूवेबल है तो ले जाएंगे, इमूवेबल है तो जब्त, सील कर देंगे। उस अटैचमेंट को फर्दर एक्सटेंड करने का, जनरली 180 दिन का अटैचमेंट होता है, तो उसको फर्दर एक्सटेंड करने का पावर होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है।
तो यहाँ नियम ये था कि वो जो ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी को जब्त किया है 180 दिन के लिए, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो फर्दर 90 डेज के लिए और कंटिन्यू एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, ये नियम था। अब इन्होंने वो समय बढ़ा दिया, बोला 90 नहीं 365, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अब एक्स्ट्रा 365 दिन तक, पूरे 1 साल तक उस प्रॉपर्टी पे जो अटैचमेंट चल रहा था उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। तो ये अमेंडमेंट है। ये पहले 90 दिन था, इसको कर दिया 365 दिन। ठीक है, फर्दर दिस इज एक्स्ट्रा। नेक्स्ट 11A जोरदार, 11A जोरदार। पहले 11A में जाने के पहले मैं आपको 12 दिखाता हूं एक बार। ये आपको दिख रहा है नीचे नाम, सेक्शन 12। सेक्शन 12 मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे फेमस सेक्शन था। ये रहा, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरी के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं कि उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें 5 ऑब्लिगेशन में से 2 काट दिया गया, देख लो आप, टक 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 टक। रिकॉर्ड रखना है 5 साल, हाँ सही है। इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को भेजना है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट आरबीआई को, सही है। नंबर ई मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वो भी सही है। पर सी और डी में था वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, मतलब जो आधार कार्ड वगैरह जो आइडेंटिटी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना, उसको मेंटेन करना, उसमें चेंज आया। इन 2 को हटाया। हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये 5 पॉइंट्स हुआ करते थे, 5 ऑब्लिगेशंस थे बैंकिंग कंपनीज के, तो इन्होंने ए, बी और ई को रखा, सी डी हटा दिया। इसके बदले वो लोग लेके आ गए सेक्शन 11A जो ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, इसके बदले में आया है वो सेक्शन 11A। तो वो अपने को ऊपर जाके देखना है, ठीक है, कि किस तरह से वेरीफाई होगा। सेक्शन 11A वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। सर रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन आते हैं? बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, एटसेट्रा। ये तमाम हो गए रिपोर्टिंग एंटिटी। और किसकी आइडेंटिटी आप चेक करना चाहते हो? क्लाइंट की या फिर बेनिफिशियल ओनर की। मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो तुम या मैं, हम लोग जाके किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक वाला हमारा केवाईसी करता है ना, नो योर कस्टमर। तो बैंक को कहेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी। अकाउंट किसका खुल रहा है, तुम्हारा या मेरा? तो हम लोग को बोलेंगे क्लाइंट। ठीक है, अब मान लो कि जो अपना अकाउंट जाके खुलवा रहा है वो खुद के लिए नहीं, किसी और टेररिस्ट के फायदे के लिए करवा रहा है, तो उस टेररिस्ट या उस क्रिमिनल को बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर, जिसके फायदे के लिए हम जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बैंक वालों की ड्यूटी है कि वो क्लाइंट को भी केवाईसी करें, और अगर उनको पता चल रहा है कि भाई पीछे ये है बेनिफिशियल ओनर, तो उसका भी केवाईसी करें। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी का अकाउंट बन रहा है और एमडी ने साइन किया है। ठीक है, अकाउंट किसका होगा? कंपनी का, तो कंपनी क्लाइंट है। और बेनिफिट किसका होगा? कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स का, तो वो होगा बेनिफिशियल ओनर, तो उनका भी केवाईसी। इस तरह से इसमें अब सबका नहीं होता, जो की मैनेजरियल पर्संस होते हैं जिनका मतलब खुल रहा है अकाउंट। जैसे ये एलएलपी है, अब एलएलपी का अगर मैं अकाउंट खोलूंगा तो एलएलपी के तो डॉक्यूमेंट्स मांगे ही जाएंगे। इसके अलावा एलएलपी का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है जैसे कि मैं, तो मेरे भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। ठीक है, LLP is the client and Mr. सिद्धार्थ अग्रवाल being a designated partner of the LLP is a beneficial owner, तो मेरा भी केवाईसी होगा। तो अब केवाईसी कैसे होगा वही इसमें बताया हुआ है। ठीक है, मेन तो आधार है, लेकिन आधार के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आधार हो गया, आधार का वेरिफिकेशन 2 तरह से हो सकता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, OTP के जरिए। फिर होता है पासपोर्ट। अब आधार और पासपोर्ट किसी कंपनी एलएलपी का तो हो नहीं सकता, इंसान का ही होगा। तो कंपनी एलएलपी के लिए और भी अदर डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड है, जैसे उनका ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी का, कंपनी का, दे हैव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो यूज किया जाएगा। ठीक है, अंदर आते हैं इसमें। तो ये आधार एक्ट में अमेंडमेंट करके, आधार एक्ट में अमेंडमेंट करके ये सब डाला गया है। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, एवरी, ध्यान से पढ़ना, हाँ, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर। नंबर ए बैंक्स के लिए, इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंक, तो बैंक वाले आपके आधार का ऑनलाइन करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, ऑनलाइन। और अगर कोई और है तो उनके लिए बाकी अदर बैंक के अलावा और भी बाकी 3 है, तो उनके लिए ये सब भी तरीके हैं। वो आधार का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं OTP द्वारा, या फिर पासपोर्ट मांग सकते हैं,
या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि ऑफिशियल है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो इन्होंने बोला कि जैसे पहला वाला जो पॉइंट है नंबर ए ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो बैंक्स को फैसिलिटी है, बोला बाकी रिपोर्टिंग एंटिटी जैसे कि स्टॉक ब्रोकर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, अगर उनके पास भी बैंक जितने मतलब सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो उनको भी ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन का फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट अ रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन द बैंक कंप्लाइज विथ सच स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड इट इज नेसेसरी, उनको भी परमिट कर देगा कि आप भी पॉइंट नंबर ए में मतलब ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन कर सकते हो, पर इसके पहले वो लोग परमिशन लेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट अदर मोड ऑफ वेरिफिकेशन BCD। अदर मोड का मतलब क्या हुआ सर, वो पास ऑफलाइन आधार OTP के जरिए, पासपोर्ट हो गया, एनी अदर डॉक्यूमेंट, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इट विल बी अ चॉइस, क्लाइंट को चॉइस है कि सिर्फ आधार ही नहीं अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी वो प्रूफ दे सकता है अपना। ठीक है, आधार से जुड़े हुए जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर नहीं किया जाएगा। बायोमेट्रिक मतलब तुमको याद होगा, तुमने अपना आधार बनवाया होगा तो रेटिना स्कैन लेते हैं वो लोग। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा पहचान प्रूफ बायोमेट्रिक मेजर है रेटिना स्कैन, ये सबसे बड़ा है, ये फिंगरप्रिंट की भी ऊपर की चीज है। ठीक है, तो आधार में फिंगरप्रिंट लेते हैं, रेटिना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, तो वो बैंक वाले स्टोर नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी फर्दर एडिशनल सेफगार्ड्स रखे जाएंगे, और आधार नंबर कोर बायोमेट्रिक का वही डेफिनेशन है जो आधार एक्ट 2016 में दिया हुआ है। तो बेसिकली हुआ ये कि 12 नंबर सेक्शन के अंदर जो 2 पॉइंट्स थे, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, उसको वहां से हटा दिया और एक अलग सेक्शन डाल दिया 11A। ये हो गया। अच्छा, अभी मैं 2 चैप्टर करने जा रहा हूं अमेंडमेंट्स, आर्बिट्रेशन और नीचे देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये CA फाइनल न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। ये 2 चैप्टर का जो अमेंडमेंट है, आर्बिट्रेशन का तो इतना सही नन्ना सा है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा लंबा है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर CMA, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर CA फाइनल ओल्ड सिलेबस। ये 2 चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स अभी मैं कर रहा हूँ, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर CA फाइनल लॉ न्यू सिलेबस, छोटा सा ही है। आर्बिट्रेशन एक्ट में वो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, उसी के बारे में। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। वहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट में लिखा था कि पार्ट 1, 3 and 4 शैल एक्सटेंड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो जम्मू कश्मीर को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शन था, वो उड़ा दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है इसलिए। नेक्स्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन। आप जाओ, उस डेफिनेशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन में बोला हुआ है कि पर्सनल गिफ्ट आइटम्स आर्टिकल्स जो 25,000 तक के होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माने जाएंगे। तो वो 25,000 की लिमिट 1 लाख हो गई है, तो उसको काट के 1 लाख रुपया कर दो। ठीक है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के ऊपर सेक्शन और रूल में एक डिफरेंस था। सेक्शन में बोला हुआ था 1 मंथ, रूल में बोला हुआ था 60 डेज, तो इन्होंने रूल को रेक्टिफाई कर दिया है। अब रूल में भी मतलब जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए फॉर्म जमा करना पड़ता है उसमें 1 मंथ का ही टाइम है, 60 डेज नहीं है। तो ये अमेंडमेंट है। रूल नंबर 12, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें जो NGOs वगैरह होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उससे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि ताकि वो लोग डॉलर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकें। तो अब वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विथ एन एफिडेविट। ठीक है, तो NGO का जो भी ऑफिस बेरर है वो एक एफिडेविट भी साइन करके देगा और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू कराने का टाइम लिमिट बढ़ गया है, 4 महीना से हो गया 1 साल, और लेट फीस है 5,000 रुपया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस है, बस इतना सही था। नाउ आई स्टार्ट द मेजर थिंग, IBC कोड का अमेंडमेंट। IBC कोड का अमेंडमेंट हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। CMA, CA फाइनल ओल्ड, CA फाइनल न्यू, सब के लिए एप्लीकेबल है ये IBC कोड। इसमें मैं 2 लेवल के अमेंडमेंट्स कराऊंगा। 2019 में जो अमेंडमेंट्स आए वो, और 2020 में जो अमेंडमेंट्स आए वो, सारे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही जोरदार है। ठीक है, IBC कोड में ये देख लो आप जरा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 डेफिनेशन में एक डेफिनेशन है रेजोल्यूशन प्लान।
रेजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या होता है? यू नो दैट आईबीसी कोड का मकसद ये नहीं कि कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट है तो मार के मतलब बंद कर दो उसको, ऐसा नहीं है। पहले कोशिश की जाती है कि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करें, मतलब किसी भी तरह उस कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर लाएं और एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करें, ठीक है, यही होता है। तो शुरू का जो 180 दिन का समय होता है इंसॉल्वेंसी में, चेष्टा ये होती है टू कम अप विद अ रेजोल्यूशन प्लान। तो अब इन्होंने क्लियर बोल दिया कि रेजोल्यूशन प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स अमालगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, मतलब अगर अमालगमेशन, मर्जर ये सब करके कंपनी को बचाया जा सकता है तो वो भी बचाया जाएगा। अ रेजोल्यूशन प्लान, येलो कलर को पढ़ो। अ रेजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी, मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7, किसी भी कंपनी में अगर आपको आईबीसी चालू करवाना है तो 3 लोग कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो सेक्शन 7 होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए। तो सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब बेसिकली बैंक वगैरह जिन्होंने कंपनी को लोन दिया था और लोन का पैसा नहीं आ रहा, तो दे कैन इनिशिएट आईबीसी कोड अगेंस्ट द कंपनी। तो उसी में एक चेंज आया है, एनसीएलटी शैल, यहां से देखो, फास्ट एक्शन बाय एनसीएलटी। NCLT shall within 14 days of the receipt of the application चेक करेगा कि existence of a default, मतलब पैसा में डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, from the information utility or any other evidence, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अगर NCLT ने कंफर्म नहीं किया, मतलब NCLT ने बिना चेक किए कि डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है और रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो NCLT उसके रीजंस लिखेगा कि ऐसा क्यों किया। इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस, ठीक है। अगर NCLT ने बिना एग्जिस्टेंस चेक किए रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन तो उसके रीजंस लिखेंगे। सेक्शन 12 जोरदार अमेंडमेंट। पहले कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए टाइम लिमिट हुआ करता था 180 दिन, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 90 डेज। ओके, नॉर्मली 180 दिन था, उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते थे 90 दिन से ओनली वंस। अब इसमें ये आ गया अमेंडमेंट, बोला टोटल 330 दिन, पहले था 180 दिन प्लस और 90 दिन एक्सटेंड हो सकता है, अब बोला सीधा 330 दिन में हो जाना चाहिए, तो समय बढ़ा दिया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो अंडरलाइन किया पढ़ना, प्रोवाइडेड दैट द CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस shall mandatorily be completed within a period of 330 दिन from insolvency commencement date including any extension। अच्छा, अब इसको लेके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास सवाल जवाब आ रहा है, मैं समझाना चाहता हूँ ये क्यों आया। पहले तो कई बार ऐसा हुआ कि 180 दिन का जो CIRP था उसी में इतना बड़ा कांड हो गया है कि अब CIRP हो नहीं पाएगा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे कोर्ट में केस जा चुके हैं, NCLT में, नेक्लैट में, जहां उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया और बोला कि ठीक है 180-90 के बियॉन्ड भी हो सकता है। तो फाइनली अब इन्होंने एक लिमिट डाल दी कि यार कितना ही खिंच जाए, 330 दिन से ज़्यादा नहीं। बी वेरी केयरफुल, ये 365 नहीं है, 330 है, तो कितना ही हो जाए, 330 से ज़्यादा नहीं। दूसरा स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, सर एग्जाम में हम क्या लिख के आएगा, हम एग्जाम में 180 दिन लिखेगा कि 270 लिखेगा कि 330। तो मेरी बात सुनो सर, अगर इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आप सब लिखो कि 180 दिन होता है, 90 दिन एक्सटेंड हो सकता है ओनली वंस, मैक्सिमम 330 दिन। लेकिन अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ गया तो एक दो बातें हो सकती हैं, या तो वो लोग ही सही हैं, वो लोग ऑप्शन ऐसा दें कि तुमको डाउट ही नहीं है, ऑप्शन में 330 है ही नहीं, तो क्लियर 180 टिक कर दो। लेकिन अगर ऑप्शन में 330 भी है, 180 भी है, तो क्या करेंगे सर, तो आप लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या आपको। अगर वो लोग पूछ रहे द मैक्सिमम टाइम विद इन विच द CIRP प्रोसेस शैल बी मैंडेटरीली कंप्लीटेड, तब 330। और अगर वो लोग ऐसा कुछ हेकड़ी वाला लाइन नहीं बोलते तो 180 टिक कर दो। Provided also that where the insolvency process of a corporate debtor is pending and has not been completed within the period referred to in second proviso। second proviso मतलब ये मेरा हाथ देखो गौर से, ये फर्स्ट प्रोवाइजो, ये सेकंड प्रोवाइजो, ये थर्ड प्रोवाइजो। अब थर्ड प्रोवाइजो में बोला है कि सेकंड प्रोवाइजो में जो 330 दिन का टाइम है आप उसमें भी नहीं कर पाए, सच रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम दिस IBC अमेंडमेंट एक्ट।
तो ये एक टेम्पोररी प्रोविजन है। ये थर्ड प्रोवाइजो के बगल में आप लिख सकते हो टेम्पोररी। जब ये फाइनेंस आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 19 आया, बोला उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई ऐसा पेंडिंग केस चल रहा है जिसका 330 दिन भी हो गया, तो बोला कोई बात नहीं 90 दिन और, पर अब वो सब टाइम लिमिट गया, तो अब ये थर्ड प्रोवाइजो अगर आप ना भी पढ़ो तो चलेगा। ठीक है, मेन आपको याद रखना है कि 180 + 90 होता ही था, अब एक मैक्स लिमिट डाल दिया कि कुछ भी हो जाए 330 दिन क्रॉस नहीं करेगा। सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान जब आप बनाओगे तो उसमें केवल आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि बैंक्स का ख्याल नहीं रखोगे, यू विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स लाइक एम्प्लॉई, सन्ड्री क्रेडिटर, गवर्नमेंट का टैक्सेस, उनका भी आपको ख्याल रखना है। तो वो ऐड हुआ है। द रेजोल्यूशन प्लान, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। द आरपी, आरपी मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, shall examine the resolution plan received by him to confirm that each resolution plan, number A, provides for payment of the cost, मतलब resolution insolvency का जो भी cost है वो सब देगा, and provides for payment of debt of operational creditors, कि FC के अलावा OC को भी उनका पैसा मिल जाना चाहिए, और OC को कम से कम उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए जितना लिक्विडेशन में मिलता। मान लीजिए कि इस इंसॉल्वेंट कंपनी का जो CIRP प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, वो फेल कर जाए तो लिक्विडेशन में जाता, तो लिक्विडेशन में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को जितना मिलता एज पर द वाटरफॉल अंडर सेक्शन 53, कम से कम उतना तो मिले ही या उससे ज्यादा मिले। आप सेक्शन 53 देख रहे हो, ये वाटरफॉल सेक्शन होता है, मतलब कि पहले इसको दो, फिर इसको दो, फिर इसको दो, फिर इसको दो। ठीक है, तो वो पेमेंट उसी के बारे में बोला गया। एक्सप्लेनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी फेयर एंड इक्विटेबल, सबको बराबरी का मिलना चाहिए, प्रोपोर्शनेट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल ऑल्सो अप्लाई। जो पेंडिंग वगैरह केसेस चल रहे हैं ना इंसॉल्वेंसी के, बोला उन पे भी अप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। NCLT अप्रूव करेगा प्लान, पढ़ते हैं। इफ द NCLT इज satisfied that the resolution plan as approved by the committee of creditors meets the requirement of 30 का 2, it shall by order approve the resolution plan which shall be binding on the। अब ये जो रेजोल्यूशन प्लान है किस पे बाइंडिंग होगा? रेजोल्यूशन प्लान shall be binding on the company, its employees, members, creditors, also on government and local authority, जिनको टैक्सेस का पैसा अभी तक दिया नहीं गया उन पे भी ये बाइंडिंग होगा। सेक्शन 33, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अब ये एक्चुअली 32 तक जो है ना वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन चलता है कि किसी तरह कंपनी को बचा के गोइंग कंसर्न बना लिया जाए। सब कुछ फेल तो 33 में फिर लिक्विडेशन चालू होता है। तो लिक्विडेशन के अंदर थर्ड ग्राउंड में कुछ चेंजेस हैं। यहां पे एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 33 का 2 इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड that committee of creditors may take the decision to liquidate the company any time after its constitution and before confirmation of resolution plan। ये क्या बोल रहा है? देखो थर्ड ग्राउंड ये बोलता है कि जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है? जैसे ही एक कंपनी आईबीसी के अंदर जाती है इंसॉल्वेंसी, वैसे एक प्रोफेशनल एनसीएलटी अपॉइंट्स अ प्रोफेशनल। 30 दिन के अंदर ही एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है जिसमें सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जो मिलके वोट करके उस कंपनी को डिसाइड करते हैं कि कंपनी का अब कैसे क्या क्या होगा। बेसिकली द पावर इज स्नैच्ड अवे फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स एंड गिवन टू द क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 66% वोटिंग से डिसाइड कर सकता है कि बचाना है कि खत्म करना है, मतलब शुड वी रिजॉल्व दिस इंसॉल्वेंसी और शुड वी गो फॉर लिक्विडेशन। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि जरूरी नहीं है कि सीओसी रेजोल्यूशन करवाए, सीओसी चाहे तो पहले ही जब बना वैसे ही चाहे तो उस पीरियड में भी 180 दिन के पीरियड में जो कि रेजोल्यूशन के लिए मिलता है उसमें रिजॉल्व नहीं करके लिक्विडेशन का डिसीजन ले सकता है। तो इट्स एन एक्सप्लेनेशन कि जरूरी नहीं कि आप रिजॉल्व करो, अगर आपको दिख रहा है नहीं हो रहा तो आप उस 180 दिन में लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आया आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कि एकदम लेटेस्ट है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पूरा एकदम लेटेस्ट है आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब जो भी डिस्कशन है वो इसी का है,
बस ये स्टार्ट हो गया है ना यहाँ पर, और अब इसी के बारे में चर्चा होगा और कोई चर्चा नहीं। ये आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2020 साइन हुआ था 13 मार्च 2020 को, मतलब बैच खत्म होने के बाद, बट इसको अप्लाई किया गया था बैकडेट से, फ्रॉम 28 दिसंबर 19 से ये अप्लाई कर दिया गया। जब किसी भी कानून को आप बैकडेट से अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन। रेट्रोएक्टिव मतलब बैकडेट से अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो ये सेक्शन 5 में जो डेफिनेशंस वगैरह थे इसको जबरदस्त चेंज किया। इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा था सबके दिमाग में, वो दिक्कत क्या था, आई एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। देखना इधर, कुछ ऐसा सिचुएशन था जब लोग अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन देंगे कि इस कंपनी का आईबीसी चालू कीजिए, उस दिन को हम लोग कहते थे इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन डेट, और 14 दिन के अंदर एनसीएलटी को डिसाइड करना था कि हाँ एप्लीकेशन को एडमिट करते हैं, एडमिट्स एप्लीकेशन, ठीक है, कि 14 दिन के अंदर एनसीएलटी विल एडमिट द एप्लीकेशन एंड अलाउ कि हाँ इसका आईबीसी चालू करो। दैट डेट विल बी नोन एज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि जब एनसीएलटी एप्लीकेशन को एडमिट कर रहा है तभी संग संग एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दे, लेकिन फिर इन्होंने फर्दर बोला कि मान लो अगर उस दिन नहीं कर पाया तो 14 दिन के अंदर एनसीएलटी शैल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंट टू दिस क्या हुआ, सेक्शन 5 के 12 में चेंज करके इन्होंने बोला कि मान लीजिए जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को एडमिट किया था उस दिन अगर प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो पाया था और बाद में हुआ तो फिर हम उस दिन को मानेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपके पास दो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आ गए, एक जिस दिन एनसीएलटी एडमिट करता है एप्लीकेशन और फिर बाद में 14 दिन बाद अगर प्रोफेशनल अपॉइंट करता है तो वो दिन। तो अब इन्होंने इसको ठीक कर दिया, बोला ये सब बदमाशियां नहीं चलेंगी, अब एकदम क्लियर, जिस दिन एनसीएलटी एडमिट करेगा एप्लीकेशन को उसी दिन एनसीएलटी एक प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर देगा। तो अब there cannot be any gap between the date of admitting the application and the date of appointment of IRP, both has to be same date, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, उसी का असर चल रहा है अभी। सेक्शन 5 का 12 इंसॉल्वेंसी कमेंडमेंट डेट, द डेट व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड। तो उसमें प्रोवाइजो में बोला हुआ था कि अगर नहीं कर पाया तो बाद में जब बंदे को अपॉइंट करेगा इंटरिम प्रोफेशनल को तब मानेंगे, वो प्रोवाइजो उड़ा दिया और इसका हर जगह असर पड़ेगा, सेक्शन 7, 9, 10 आगे तक, ठीक है। सेक्शन 7 में भी चेंज आ जाएगा, उसमें भी प्रोवाइजो उड़ेगा, 9 में भी उड़ेगा प्रोवाइजो, 10 में प्रोवाइजो उड़ेगा, ठीक है, आगे तक इसका इफेक्ट रहेगा। इंटरिम फाइनेंस, इंटरिम फाइनेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जैसे अभी आपने देखा सीआईआरपी प्रोसेस का पीरियड होता है 180 दिन, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कंपनी को इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से बाहर लाके गोइंग कंसर्न बनाया जाए। तो तब तक कंपनी का प्रोडक्शन फैक्ट्री वगैरह चलाना पड़ेगा, जिसके लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो जो भी बंदा होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ही विल ट्राई टू अरेंज फंड्स। तो जो भी फंड्स वो बोरो करेगा कंपनी के लिए उसको कहते हैं इंटरिम फाइनेंस। और उसमें इन्होंने एक भाषा ऐड कर दी, बोला एनी अदर डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये बेसिकली इंटरिम फाइनेंस मतलब द फंड रेज्ड टू रन द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न ड्यूरिंग द सीआईआरपी पीरियड ऑफ 180 डेज। सेक्शन नंबर 7, इसमें भयंकर चेंज हुआ है, बहुत बड़ा वाला चेंज आया, भयंकर एकदम, ठीक है। सेक्शन 7 में पहले क्या था कि कोई भी बैंक, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कोई भी बैंक जिसका पैसा बाकी है वो सीधा जाके एनसीएलटी में ठक ठक करता बोल सकता है इस कंपनी का आईबीसी चालू करो, ओके, कोई भी एक जन। तो इन्होंने बोला बैंक तक तो ठीक है, पर देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल क्रेडिटर्स, छोटे छोटे अमाउंट के क्रेडिटर्स हैं, उनमें किसी एक जन के जाके मुंह उठा के से टक 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 करने से नहीं होएगा। कम से कम सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन शुड कम टुगेदर, दे शुड फाइल द केस,
तब जाके सेक्शन 7 में एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को देखेगा। तो इन्होंने बोला कि छोटे छोटे जो क्रेडिटर्स उनमें से एक जन के बोलने से नहीं होगा, कुछ सर्टेन नंबर मिल के बोले तो होगा। तो इन्होंने सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 में प्रोवाइजो ऐड कर दिया। मैंने हर प्रोवाइजो को एक एप्रोप्रिएट टाइटल दिया है ताकि तुम आराम से समझ सको। सिंपल, ऐसे तुम मतलब बुक से देखोगे ना तो वो एकदम नहीं समझ में आएगा, मेरा यहाँ से पढ़ाया हुआ देखोगे एकदम समझ में आ जाएगा। बोला कि मान लीजिए डिबेंचर होल्डर का पैसा बाकी है, तो कोई एक डिबेंचर होल्डर के बोल देने से नहीं होगा, कम से कम लोअर ऑफ 100 डिबेंचर होल्डर्स या फिर 10% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब कम से कम 100 डिबेंचर होल्डर्स या 100 डिपॉजिटर्स या 10% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स डिपॉजिटर्स, उतने दोनों में से जो भी लोअर है कम से कम उतने जाके अगर बोलेंगे, ठीक है, तब जाके सेक्शन 7 में एप्लीकेशन एडमिट होगा। ओके, तो एक सर्टेन नंबर डाल दिया, ठीक है, कि डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो छोटे छोटे अमाउंट वाले हैं कम से कम इतनी संख्या में होने चाहिए, 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल और 100 पीपल विच एवर इज लोअर, इतने लोग होने चाहिए। अब मान लीजिए हमारे यहाँ 1500 डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो 1500 डिबेंचर होल्डर्स में आप ये सॉल्व करके निकालो, इट विल कम टू 100, क्योंकि 100 और 10% ऑफ 1500 150, तो 100 और 150 विच एवर इज लोअर 100, तो कम से कम 100 डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर ट्रस्टी को बोलेंगे, वो जाके बोलेगा तब एप्लीकेशन मंजूर होएगा। सेम गोस फॉर फ्लैट बायर। जब एक प्रॉपर्टी की बुकिंग होती है ना, एक बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उसमें बुकिंग पहले से चालू हो जाता है। तो सपोज हम लोगों ने जाके उसमें पैसा देके बुकिंग कर दिया अपना, ओके, तो बिल्डर बोला कि आपको 3 साल बाद पोजेशन देंगे और 3 साल तक आपने जो पैसा दिया उस पर ब्याज देते रहेंगे। तो हम लोग जैसे जो बायर है, फ्लैट बायर, हम लोगों को बोला जाता है अलॉटीज अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। वी आर ऑल्सो रिगार्डेड एज FC नॉट OC। इसके ऊपर केस लॉ भी हुआ है और बाद में ये लोग IBC में अमेंडमेंट करके फाइनेंशियल डेट का डेफिनेशन भी चेंज कर दिया। तो बोले कि अलॉटी ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब फ्लैट बायर, प्रॉपर्टी बायर, वो भी ये FC माना जाएगा। तो एक फ्लैट बायर की जाने से कंप्लेन करने से नहीं होगा, कम से कम 100 फ्लैट बायर्स और 10% द टोटल नंबर ऑफ द फ्लैट बायर्स, वो लोग मिलके केस करें तब केस एक्सेप्ट होगा। फिर ये तो एक थर्ड प्रोवाइजो जो है वो तो टेम्पोररी प्रोविजन है। ये तो बोलता है जिस दिन ये अमेंडमेंट आया था, IBC कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये बैक डेट से कब से आया था, 28 दिसंबर 2019। बोला उस दिन जितने भी पेंडिंग केस चल रहे हैं ऐसे बाय डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, फ्लैट बायर्स, वो लोग को टाइम दे रहे हैं कि वो लोग सबका सब अपना लिमिट्स बढ़ा ले, कम से कम 100 और 10% जितना, तब केस एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं। तो ये टेम्पोररी प्रोविजन था, ये ना भी पढ़ो तो चलेगा। नेक्स्ट, पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता? बेसिकली जिस कंपनी का खुद का CIRP प्रोसेस चल रहा है या 12 महीने पहले खत्म हुआ था CIRP या लिक्विडेशन हो रहा है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया, ये तो एक्सप्लेनेशन 1 है, और एक ऐड हो गया एक्सप्लेनेशन 2 कि बोला कोई बात नहीं, जिसका CIRP या लिक्विडेशन चल रहा है वो अपने खिलाफ तो एप्लीकेशन दे नहीं सकता, पर वो किसी दूसरे कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है। One company which is already undergoing the insolvency process may file an application to initiate insolvency of some other company. That can be done. That is the explanation. Section 14 moratorium। 180 दिन का जो CIRP पीरियड मिलता है उस दौरान कंपनी के ऊपर मॉरेटोरियम होता है, कंपनी के खिलाफ कोई और लीगल केस नहीं हो सकता, कंपनी को एसेंशियल सर्विसेज वगैरह मिलती रहेंगी। उसी में इन्होंने फर्दर और ऐड कर दिया कि उस 180 दिन के दौरान कंपनी को जो भी लाइसेंसेस, परमिट्स वगैरह मिले हुए हैं फॉर रनिंग द बिजनेस, वो सब इंटैक्ट रहेंगे, वो रिवोक नहीं होंगे 180 दिन के लिए, वो चलते रहेंगे ताकि कंपनी का गोइंग कंसर्न प्रोडक्शन चलता रहे। उसी में फर्दर ऐड हुआ कि ऑल द क्रिटिकल गुड्स, रॉ मटेरियल्स जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो सब भी कंपनी को मिलते रहेंगे, वो सब भी स्टॉप नहीं होगा। फिर एक्सेप्शन में एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन वर्ड हुआ करता था, एक एग्रीमेंट वर्ड भी डाल दिया है। सेक्शन 16, अभी अपने बात किए थे ना कि पहले 14 दिन, मैंने कॉपी में दिखाया तुमको कि पहले एक्स्ट्रा 14 दिन मिलता था। NCLT एडमिट्स द एप्लीकेशन देन इट कैन अपॉइंट अ प्रोफेशनल विद इन 14 डेज, तो वो 14 डेज उड़ गया है ना, उसी को लेके सेक्शन 16 में
पहले यहाँ पे बोला हुआ था कि एनसीएलटी कैन अपॉइंट एन इंटरिम प्रोफेशनल विद इन 14 डेज ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, अब हटा दिया है, अब बोला ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगा उसी दिन ये क्या नाम है, एनसीएलटी विल अपॉइंट द इंटरिम प्रोफेशनल। सेक्शन 21 कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इसमें छोटा सा चेंज है। वन ऑफ द मेथड्स सजेस्टेड फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज SDR, फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब कन्वर्टिंग लोन इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो उसी में बोला कि एक और पॉइंट, एक लाइन ऐड कर दिया, और कंप्लीशन ऑफ सच अदर ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो बस एक फ्रेज ऐड कर दिया। सेक्शन नंबर 23 रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट CIRP, इसमें इन्होंने एक प्रोवाइजो में थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे मान लो 180 दिन का CIRP प्रोसेस था, उस 180 दिन में जो इंटरिम प्रोफेशनल आएगा उसका क्या काम है कि कंपनी को जिंदा रखा जाए, गोइंग कंसर्न, मैनेज द ऑपरेशंस। तो इसके नीचे एक प्रोवाइजो था, अभी भी है, उसको चेंज कर दिया प्रोवाइजो का लैंग्वेज। बोला मान लो जब तक एनसीएलटी रेजोल्यूशन, भले ही आपका वो 180 दिन बीत जाए, आपका वो 180 दिन, 90 दिन एक्स्ट्रा या 330 दिन का टाइम लिमिट बीत गया, और अब तक एनसीएलटी ने कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं किया है या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं किया है, मतलब कुछ भी पता नहीं क्या करना है अभी, तो तब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो बंदा है, ही विल कंटिन्यू टू रन द कंपनी एंड मैनेज द ऑपरेशंस एज अ गोइंग कंसर्न, provided that RP shall continue to manage the operations of the company after the expiry of CIRP period until, जब तक कि एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाता either approving the plan or ordering for liquidation, तब तक वो मैनेज करता रहेगा। ये तो सर जबरदस्त है, ये टोटल नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 32A। ये अगेन एक बहुत ही लंबा सेक्शन है, देखो इधर देख रहे हो, एक पेज जितना लंबा। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ रहे हैं, है ना, तो एक बार तो डर जाएगा सुनिए यार इतना लंबा सेक्शन, एकदम मामूली सेक्शन है, एकदम मामूली। मैं अभी ऐसा बताऊंगा एकदम याद हो जाएगा, अंदर में सब हाईलाइट भी कर रखा हूं, ध्यान सुनो। द एंटायर पर्पस ऑफ IBC कोड इज कि कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट टाइप की है तो उसको स्ट्रेट बंद ना किया जाए, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि किसी भी तरह कंपनी को बचा लिया जाए, एक लास्ट मौका, एक अपॉर्चुनिटी कि बचा लें किसी भी तरह हम कंपनी को, ये होना चाहिए मकसद। उसी के लिए CIRP होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। CIRP पीरियड 180 दिन का होता है, 90 दिन एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 330 दिन, करेक्ट। अब बात को समझो, CIRP प्रोसेस में दे हैव कम आउट विथ अ रेजोल्यूशन प्लान, इनका एक प्लान बन गया जिससे कंपनी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के बाहर ला सकते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि CIRP प्रोसेस जब चालू हुआ था, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के पहले कंपनी ने जितने भी पुराने कांड कर रखे हैं, ऑफेंसेस, उनका क्या, टाइटल पढ़ो, लायबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंसेस। तो इन्होंने बोला उन सारे पुराने ऑफेंसेस से कंपनी को हम डिस्चार्ज करते हैं, पुराने पापियों को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, कंपनी को डिस्चार्ज कर देंगे। द कंपनी विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल सच लायबिलिटी, ठीक है, बट देयर इज अ कंडीशन, द कंडीशन इज अगर इस रेजोल्यूशन प्लान की वजह से कंपनी का ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट पूरा चेंज हो जाता है, तो फिर हम कंपनी को पुराने जितने भी ऑफेंसेस है उससे माफ कर देंगे, पर जो पुराने मैनेजरियल पर्सन्स थे उनको माफ नहीं करेंगे, दे विल बी लायबल। ठीक है, पढ़ो, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर देखना एकदम। द लायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कंपनी फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शैल सीज, और कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा if the resolution plan results in the change in मैनेजमेंट अगर चेंज हो रही है तो दैट्स अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। कोई भी पुराना प्रमोटर, पुराना मैनेजर, पुराना पर्सन जो कंट्रोल कर रखा था, उनका रिलेटेड पार्टी, दे शुड नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी आफ्टर दिस IBC, ठीक है। और कोई वो पर्सन जिसने इन सब ऑफेंसेस में हेल्प किया था, ऐसा कोई भी पर्सन अब जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कंपनी से, तो कंपनी को मुक्त कर देंगे पर उनको मुक्त नहीं करेंगे, ठीक है। कंपनी के खिलाफ जो भी केस चल रहा है सब खत्म, पर पुराने पापी दे आर स्टिल लायबल, पुराने पापी
दे आर स्टिल लायबल, तो वो सब लोग वो कंटिन्यू टू बी लायबल रहेंगे। वैसे ही और एक पॉइंट, नो एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, फिर से वही बात, इफ द एंटायर रेजोल्यूशन प्लान रिजल्ट्स इन द चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल, तब कंपनी की प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा, उनको बेचा नहीं जाएगा, ना सील किया जाएगा। नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, एक्शन का मतलब इन्होंने नीचे बताया है, अटैच करना, सील करना, सेल कर देना, ऑल दैट। इफ देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट, और पुराना प्रमोटर, मैनेजमेंट, कंट्रोल, रिलेटेड पार्टी या वो लोग जिन्होंने ऑफेंस में हेल्प किया था वो सब कंपनी से जुड़े हुए नहीं है। एक्शन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सीजिंग द प्रॉपर्टी, रिटेंशन, कॉन्फिस्केशन, ठीक है। अदर पर्सन्स कैन बी सूड, अदर पर्सन्स के बगल में फिर से लिखो पुराने पापी, उनको सू कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं, पर कंपनी को छोड़ दिया जाएगा इफ देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट। सारे लोग इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे, पुराने नए पापी सब मिलके हेल्प करेंगे असिस्टेंस में। फिर ये एक जोरदार अमेंडमेंट आया है, आईबीसी कोड में पहले सेक्शन नंबर 4 में बोला हुआ था कि डिफॉल्ट इन पेमेंट कम से कम 1 लाख रुपए होने का होना चाहिए, तब केस एक्सेप्ट होगा, विच वॉज वेरी स्टूपिड, बिकॉज 1 लाख रुपया नहीं दिया और आप उसके लिए कंपनी का बैंक्रप्सी चालू करवा दिए। तो वहां प्रोवाइजो में बोला हुआ था कि सरकार इस लिमिट को फ्यूचर में 1 करोड़ कर सकती है, कर दिया। 24 मार्च को नोटिफिकेशन आया और सरकार ने इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया, मतलब अब कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, तब आप आईबीसी में सेक्शन 7, 9, 10 में केस कर पाओगे, वरना नहीं। कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। तो एक प्रश्न उठता है, सर 50 लाख का डिफॉल्ट है, 70 लाख का डिफॉल्ट है, तो क्या करेंगे? आप जाओ सरफेजी एक्ट में, आप जाओ कंपनी लॉ के वाइंडिंग अप चैप्टर में, पर आप यहां मुंह उठा के आईबीसी कोड में तो नहीं आ सकते, ठीक है, बिकॉज इतने छोटे छोटे अमाउंट्स का केसेस से एनसीएलटी, नेक्लाइट्स, पूरा जुडिशरी का बोझ बढ़ गया था। तो कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, तब जाके आप आईबीसी कोड में आ सकते हो। इसी के साथ ये प्रोवाइजो का कोई सेंस रह नहीं गया। प्रोवाइजो बोला था भारत सरकार फ्यूचर में 1 करोड़ करेगी, कर चुका। नेक्स्ट एक छोटा सा आखिरी अमेंडमेंट, बस खत्म। ये रहा छोटा सा टेबल, ठीक है। ये अमेंडमेंट भी बहुत शानदार है जो बॉक्स में डाला हुआ है, कईयों को इसका मतलब भी नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 3, आईबीसी कोड में डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5। तो सेक्शन 3 क्लॉज 7 में कॉर्पोरेट पर्सन का डेफिनेशन था, जिसमें बोला हुआ था कंपनी होता है, एलएलपी होता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स होता है, परंतु फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं होते। कहने का तात्पर्य है इन द आईबीसी कोड हम लोग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब को हम लोग कॉर्पोरेट पर्सन नहीं मानते और इनका आईबीसी कोड में मुकदमा नहीं हो सकता। आप किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आईबीसी कोड में बंद नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 227 का इस्तेमाल किया। सेक्शन 227 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईबीसी कोड को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स पे भी अप्लाई कर सकता है। अकॉर्डिंगली इन्होंने सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इसके दायरे में लेके आ गए। अब ये लोग बोले कि अंडर सेक्शन 227 भारत सरकार नोटिफाई कर रहा है कि जो बड़े एनबीएफसीज हैं और एचएफसी है जिनका असेट्स 500 करोड़ या उससे अधिक है, उनका बैंक्रप्सी हम लोग आईबीसी कोड में करवा सकते हैं। उनका हम लोग आईबीसी कोड में करवा सकते हैं। तो ये इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन में, कॉर्पोरेट पर्सन के डेफिनेशन में ही सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को हटा रखा था, मतलब उनको आप आईबीसी कोड में उनका बैंक्रप्सी नहीं करा सकते। तो बैंक्स वगैरह का तो आज भी नहीं करा सकते, पर जो बड़े बड़े एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका असेट 500 करोड़ के ऊपर है, उनका बैंक्रप्सी अब आप आईबीसी कोड में करवा सकते हो। तो ये एक एमसीक्यू की तरह आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा ये 38 पेज का अमेंडमेंट्स कवर होता है, खत्म होता है। आई थिंक मुझे 2 घंटे के आसपास कुछ समय लगा है। शॉर्ट अमेंडमेंट 1 घंटे में हो गया था और ये 1 ईयर वाला 2 घंटा लग गया, ठीक है। इसमें कवरेज ज़्यादा थी और समझाना भी ज़्यादा पड़ा। थैंक यू, खत्म होता है।